क्लबिंग ऑफ इनकम, इनकम टैक्स क्लास 2। लास्ट क्लास में अपन ने शुरू किया सेक्शन 60, यू कांट ट्रांसफर योर इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। क्लबिंग होगी, थोड़ा भी फायदा अगर आपने उठाया ना उस एसेट का तो वो प्योर ट्रांसफर नहीं है। एसेट्स ट्रांसफर कर दो फिर कोई दिक्कत नहीं, पर वो रिवोकेबल ट्रांसफर ना हो, नहीं तो वो क्लबिंग के रूल के अंडर आ जाएगा। ये अपन ने पढ़ा इरिवोकेबल ट्रांसफर, सही ट्रांसफर। सेक्शन 62 किसकी बात करता है? इरिवोकेबल। इरिवोकेबल क्या होता है? जो जेन्युइन है, सही है, क्लबिंग नहीं होगी। यानी द हाउस इज ट्रांसफर इन द नेम ऑफ माई फ्रेंड राकेश, बस इतना है। तो ये क्या है? जेन्युइन ट्रांसफर है, सही ट्रांसफर है, नो क्लबिंग इज रिक्वायर्ड। घर के किराए पे टैक्स कौन देगा? दोस्त। पर लेकिन वो बात अलग है कि आप दोस्त को दोगे घर 50,000 से ज़्यादा SDV वाला, तो दोस्त की अदर सोर्सेज में जुड़ जाएगा, वो एक अलग बात है। चलो, लेकिन अगर आपने घर दिया दोस्त को लेकिन उससे इनकम लेते रहे इनडायरेक्टली, तो ये गलत ट्रांसफर है, ये रिवोकेबल ट्रांसफर में आ जाएगा। इसमें इनकम आप में क्लब होगी। या आपने दिया दिस हाउस इज ट्रांसफर इन द नेम ऑफ माय फ्रेंड राकेश एंड इट इज इरिवोकेबल टिल द डेथ ऑफ बेनिफिशियरी राकेश। राकेश की जिंदगी तक ये घर कैंसिल नहीं होगा, रिवोक नहीं होगा, जब तक राकेश जिंदा है। उम्र भर टैक्स कौन देगा उस पे? राकेश। जिस दिन राकेश मर गया उस दिन, उसी दिन से मालिक कौन हो जाएगा? ट्रांसफरर हो जाएगा, और ट्रांसफरर टैक्स देना शुरू करेगा, चाहे लीगल फॉर्मेलिटी होने में टाइम क्यों ना लग जाए, उसके नाम वापिस आने में टाइम क्यों ना लग जाए, 2 साल का टाइम लग जाए वापिस नाम आने में, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेथ ऑफ बेनिफिशियरी राकेश के होते ही उस दिन से घर का मालिक किसे मान लिया जाएगा? ट्रांसफरर को। इनकम किसके हाथों में टैक्स होगी? ट्रांसफरर। बताया था। किसी ट्रस्ट को दे देना किसके फायदे के लिए? किसी ट्रस्ट को दे देना वाइफ और सन्स वाइफ के फायदे के लिए। जितनी इनकम वाइफ सन्स वाइफ को आएगी वो किस में जा जुड़ेगी? ट्रांसफरर में, ट्रस्ट। लेकिन हाँ, ट्रस्ट से पोते को आ रही है राम के, वो तो कहता है जी राम अपने ग्रैंड सन को दे दे तो क्लबिंग है ही नहीं, सन को देने में दिक्कत है। तो वो चीज़ है। मान लो कोई इनकम भाई को आ रही है तो क्या हो गया? भाई को तो सीधा प्रॉपर्टी दे दे तो कोई क्लबिंग नहीं, ठीक है ना। तो ट्रस्ट को दे किसके बेनिफिट के लिए? वाइफ या सन्स वाइफ, तब क्लबिंग के रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे। सही है। उसके बाद मैंने पढ़ा रिवोकेबल ट्रांसफर सेक्शन 63। फिर मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया सेक्शन 64(1)(2) किसी का है? 64(1)(2) ये याद रखना है, इससे पहले वाले चल जाएंगे। 64(1)(2), 4 और 6 याद रखने हैं। हाँ जी, हाँ, एक कंपनी में सपोज अ पर्सन हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अ कंपनी। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? हाँ जी, फर्म में भी हो सकता है। फर्म में हिस्सा रेशो, अगर मान लो एक फर्म में मेरा रेशो 3:1 में से 3/6 मेरा है, मैं कितने का मालिक हो गया? ये 2/6, बी पार्टनर हूं मैं, मेरा रेशो 2/6 है, तो यानी 1/3 हो गया ना, 20% से ज़्यादा हो गया ना। आई हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन दैट पार्टनरशिप फर्म। और उसमें मान लो वाइफ जॉब पे दिखा रखी है जबकि वो उस फर्म में जाती ही नहीं, या फिर आप प्रूव कर दो, हाँ जी अटेंडेंस लगी हुई है, लेकिन आप प्रूव कर दो, इनकम टैक्स प्रूव कर दे कि शी इज डूइंग नथिंग देयर। क्यों? उसकी क्वालिफिकेशन उस जॉब वाली है ही नहीं। समझ गए ना भाई? मान लो कोई आर्ट्स, एक लेडी आर्ट्स की क्वालिफिकेशन रखती है और वहाँ पे वो जॉब कर रही है इंजीनियर की या अकाउंटेंट की, तो जमेगी नहीं बात, वो लॉजिक नहीं है उसका। तो इसका मतलब बिना पर्सनल एक्सर्शन है। आप प्रूव कर दो कि नहीं सर उसे क्या कॉमर्स वालों से भी ज़्यादा नॉलेज है, देन ओके। मतलब ये तो प्रूव करने पे है। अगर वो स्किल के साथ, एक तो अटेंडेंस जरूरी है, अटेंडेंस भी लोग झूठी लगा लेते हैं, रजिस्टर बनाते रहते हैं, लेकिन दूसरी बात ये प्रूव करने पे भी है कि वेदर पर्सनल स्किल है उसके पास, उस जॉब के लिए क्वालिफिकेशन है, देन ओके। अगर क्वालिफिकेशन भी है और वो वहाँ अटेंडेंस भी लगा दें तो रोक लेगा इनकम टैक्स। फिर इनकम टैक्स कैसे प्रूव कर पाएगा? मुश्किल है। फिर उस सिचुएशन में क्या होगा? क्लबिंग नहीं होगी। प्रूव कौन करेगा? प्रूव करने में है। ज़्यादातर ये केस वो पकड़े जाते हैं जब रियल में वो वहाँ जाती नहीं, ऑन रिकॉर्ड है, अटेंडेंस में है नहीं, ठीक। या फिर क्या होता है
मान लो क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे को लगता है क्वालिफिकेशन वाली गलती तो सामने वाला कभी नहीं करेगा, क्यों? उसको पता है डिटेक्ट हो जाएगा। अकाउंटेंट की जॉब एक साइंस ग्रेजुएट को दिखाओगे? शायद नहीं। हाँ वैसे एक बात है, उसको जॉब ऐसी दिखा दो जैसे क्लरिकल जॉब है, क्लर्क के लिए कोई क्वालिफिकेशन कोई स्पेशल चाहिए, पर दिक्कत उसमें क्या दिक्कत आती है, उसकी सैलरी नहीं ज़्यादा डाल पाओगे। मान लो राम कहता है जी मेरी वाइफ यहाँ रिसेप्शन पे बैठती है, क्लर्क है, अब उसकी कोई क्वालिफिकेशन है नहीं, मतलब ग्रेजुएट कोई भी हो तो ये काम तो कोई भी कर सकता है, पर उसकी सैलरी ज़्यादा डालोगे तो एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव नहीं हो जाएगा, उस फर्म को डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि 48(2) कहता है भाई गलत है। मार्केट में जो चल रहा है, या और क्लर्कों को आप 10,000 रुपये दे रहे हो और एक पार्टनर की वाइफ को दिखा रहे हो 45,000 रुपये महीना, तो लॉजिकल नहीं होगा ना। ये सारी दिक्कतें हैं, अगर आप इन दिक्कतों से पार पा सकते हो तो ठीक है, बस फिर चल जाएगा, नहीं पकड़ में आएगा। सेक्शन कौन सा? 64(1)(2). मैं कह रहा हूँ हस्बैंड वाइफ बोथ आर डूइंग जॉब इन द कंपनी विदाउट हैविंग एनी पर्सनल स्किल, विदाउट डूइंग एनीथिंग इन रियलिटी, कुछ भी नहीं कर रहे, बट दे आर ड्रॉइंग सैलरी फ्रॉम द कंपनी, और बोथ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। दोनों का उस कंपनी में क्या है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होने के लिए क्या देखना है? खुद के शेयर, अपने लाइफ पार्टनर के शेयर, बच्चों के शेयर, ब्रदर सिस्टर और पेरेंट्स के शेयर, इन सब के मिला। इसमें साले साहब के शेयर नहीं चलेंगे, सही है ना। और देखो हर जगह इनकम टैक्स भी बड़ा मतलब कंफ्यूज करता है, हर जगह रिश्तेदारियां बदलता रहता है, कभी किसी को रिश्तेदार कह देता है और कभी छोड़ देता है। यहाँ 56(2)(10) में तो क्या है? साले साहब, उनकी वाइफ, साली साहिबा, साडू साहब, पेरेंट्स के वो अपना वाइफ के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स भी रिश्तेदार थे। और जब ये सेक्शन में बात करने लगा 64(1)(2), इसमें सिर्फ अपने वाले वाइफ जरूर ले लो, बाकी वाइफ के और कोई भी उसमें परसेंटेज चेक करते वक्त देखे नहीं जाएंगे। सिंपल। राम के पास शेयर हैं 10%, सुनना, राम के पास शेयर हैं, चलो थोड़े कम करता हूँ, 7%। राम के पास एक कंपनी में 7% शेयर हैं, वाइफ के पास उसी कंपनी में 10% शेयर हैं, वाइफ के ब्रदर के पास उसी कंपनी में 12% शेयर हैं। राम के पास 7, वाइफ के पास 10, वाइफ के ब्रदर के पास 12। राम का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा? नहीं होता। राम और उसकी वाइफ, राम के 7 और वाइफ के 10, कितना हुआ? 17%। नहीं होता राम का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। वाइफ का 10 और उसके भाई का 12 और उसके हस्बैंड का 7, यानी खुद का 10 और हस्बैंड का 7, 17, भाई का 12%, कितना हो गया? वाइफ का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गया? हाँ हो गया, अब हो गया। अब अगर उसमें हस्बैंड नौकरी करता है ना, बिना क्वालिफिकेशन, बिना लेबर, तो वो इनकम टैक्स कहता है किस में जोड़ेंगे ये सारी सैलरी? वाइफ। ये प्रैक्टिस है झूठी खर्च, इनकम को डिवाइड करने की, क्योंकि वो क्या है, हस्बैंड को दिखा रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड करता ही नहीं कुछ, तो वो उसको 2.5 लाख माफ़, उसके बाद भी 5% ऐसे, और 5 लाख के अंदर रह गया तो 87L बचा जाएगी उसे। तो वाइफ अच्छा कमाती है, तो वो चाहते हैं कि हस्बैंड को मिल जाए, वाइफ को नहीं, वाइफ तो ऑलरेडी अच्छा कमा रही है। उस प्रैक्टिस को रोकने के लिए 64(1)(2) आया। क्लियर? चलो, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ दिए थे दोनों, 2-3 नंबर क्वेश्चन हो गए थे क्या हमारे? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 करवा दिए थे ना? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, हाँ चलो ठीक है। उसके बाद इनकम ऑफ स्पाउस 64(1)(4), सेक्शन 64(1)(4, इनकम ऑफ स्पाउस फ्रॉम एसेट ट्रांसफर बाय अदर लाइफ पार्टनर विदाउट क्या? एडिक्वेट कंसीडरेशन। विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन किसको ट्रांसफर कर दी इनकम? स्पाउस को।
उस केस में मैंने बताया था कि अगर उससे वाइफ को इनकम आएगी, हस्बैंड ने ट्रांसफर कर दी फ्री में प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने में तो 56:10 को कोई दिक्कत नहीं, उससे जो इनकम आएगी हस्बैंड को, वाइफ को, वो किस में क्लब होगी? हस्बैंड में। एग्जांपल ये थे, दोनों वक्त हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, असेट देते वक्त भी इनकम आते वक्त भी बताया था। अगर ये रिलेशन असेट देते वक्त नहीं है या इनकम आते वक्त, दोनों में से एक वक्त नहीं है या दोनों वक्त नहीं है, तो फिर कोई क्लबिंग नहीं होगी, टैक्स वो लेडी खुद देगी। पर मैंने आपको बताया था 56:10 आने की वजह से देगा ही नहीं कोई, या ये समझो दूसरा पार्टनर लेगा नहीं, क्योंकि वो अदर सोर्सेज में जुड़ जाएगी सारी 50,000 से इनकम ज़्यादा वाली वैल्यू की प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि जब तक रिश्तेदारी नहीं है 56:10 अदर सोर्सेज में रेसिपिएंट के इनकम, वो प्रॉपर्टी सारी अदर सोर्सेज के नाम से जोड़ देगा। समझे ना? हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड उसको वाइफ रहते रहते एक प्रॉपर्टी दे देता है इन द अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, इन द अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, उसमें क्लबिंग नहीं होती। उसका मालिक कौन माना जाता है? लेडी ही। उस पे टैक्स कौन देगा? लेडी देगी। कौन सी प्रॉपर्टी? अगर उनका डिस्प्यूट चल रहा है, डिवोर्स नहीं हुआ, अगर डिवोर्स हो गया तो वाइफ ही नहीं है, फिर तो देते रहो, कोई क्लबिंग नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ वाइफ है, अभी डिवोर्स का झगड़ा चल रहा है और कोर्ट ने कह दिया कि तुम एक घर इस लेडी को दे दो, वाइफ को, ये अलग घर में रहेगी। उसने उस मतलब डिवोर्स का झगड़ा है या डिवोर्स की एप्लीकेशन नहीं की, आपस में डिस्प्यूट है, तो वो अपनी वाइफ को अलग घर दे देता है और फॉर दैट टाइम वो किराए पे चढ़ा दे, एक फ्लोर उसका, 2 फ्लोर या सारी बिल्डिंग जैसे भी, उसके रेंट पे टैक्स वो लेडी देगी, क्लबिंग नहीं होगी। ये कौन सा स्टेटस है? अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। और क्या दे? प्रॉपर्टी। लेकिन मैं कह रहा हूँ वाइफ का झगड़ा चल रहा है हस्बैंड से, ठीक है, और हस्बैंड वाइफ को 5 लाख की एफडी देता है, कहते एफडी ले, इसका ब्याज तू ले ले, कहता जी इसलिए दे रहा है, अलग रहने का अग्रीमेंट हुआ है, तो क्लबिंग होएगी? होएगी, क्योंकि मैंने सिर्फ किसके बारे में बताया था? ये प्रॉपर्टी। और ये कौन से सेक्शन में आता है? 27 याद करो। 27 कहता है कि कोई अपनी स्पाउस को बिना एडिक्वेट कंसीडरेशन के कोई चीज दे दे तो ट्रांसफर विल बी ट्रीटेड एज ऑनर। माइनर बच्चे को दे दे, याद करो 27, माइनर बच्चे को दे दे। राम ने अपने 16 साल के लड़के को, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड, लड़के को दे दे प्रॉपर्टी, तो राम विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड ऑनर। याद है? राम ने अपने 16 साल के लड़के को, मैरिड हो चाहे अनमैरिड, घर दे दिया फ्री में लाखों वाला, तो उसका ऑनर किसको माना जाएगा? राम को। क्लबिंग के रूल की जरूरत है ही नहीं। मालिकी किसको माना जाएगा? मालिकी किसको मानोगे? फादर साहब को। तो वो इनकम फादर में ही जोड़नी है, जो मालिकी फादर है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो घर है ही फादर का। लेकिन अगर राम अपनी माइनर बिटिया को, जो 17-16 साल की है, उनको घर दे दे, अपनी बेटी को घर दे दे जो 16-17 साल की है, माइनर है, अनमैरिड है, उसको दे दे, तो कौन ओनर होगा? तो भी फादर साहब डीम्ड ओनर। बट एक एक्सेप्शन है, राम अपनी माइनर बेटी 17 ईयर, वैसे तो मैंने आपको बताया कि भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल सरकार ने बैन कर दिया ना कि भाई अंडर 18 की मैरिज की तो फिर क्राइम है। वैसे तो अब शायद सुनने में आ रहा है 21 ही कर दिया सरकार ने, माइनॉरिटी का एज का चक्कर नहीं है, एज ही कर दी 21, ठीक है। तो चलो वो एक अलग इशू है, क्या है क्या नहीं, पर सोसाइटी में जब 18 था तब भी नहीं रुकते थे लोग। तो अभी कुछ इंडिया में कुछ एरिया बैकवर्ड है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती है, आज भी चलता है। अब कहाँ कहाँ पुलिस एक्शन लेगी, ऑब्जेक्शन है नहीं दोनों परिवारों को, चलता रहता यूँ ही। चलो मान लो 17 ईयर ओल्ड बेटी है राम की, उसने उसकी शादी कर दी राम ने अपनी बेटी की। अब राम अपनी मैरिड बेटी जो कि माइनर है उसको घर दे दे फ्री में, 40 लाख वाला फ्री में दे दे बेटी मैरिड अंडर 18 माइनर मैरिड डॉटर को, तो क्या राम विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड ऑनर और नॉट? नहीं, वहां एक्सेप्शन था, मैरिड माइनर डॉटर को दे तो उसमें राम विल नॉट बी ट्रीटेड एज डीम्ड ऑनर। तो उसकी मालिक कौन मानी जाएगी? वो लड़की, लड़की मालिक मानी जाएगी, लेकिन है वो माइनर। आगे जो सेक्शन 64(1) ने आएगा ना, कहता वहां हमें कोई चक्कर नहीं, कहता इसका मालिक कौन माना जाएगा? लड़की, ठीक है। पर उससे अगर उस लड़की ने किराया कमाया तो उसके मम्मी पापा में जुड़ेगी जिसकी इनकम ज़्यादा है,
यानी फिर वो कहेंगे फायदा क्या हुआ, कुछ भी नहीं। डीम्ड ऑनर किसको माना गया, लड़की को, चलो राम को ना मानो, लेकिन फिर भी इनकम क्लब होगी, क्योंकि बिना मेहनत की कमाई बच्चा करता है माइनर, तो वो पेरेंट्स में क्लब होती है। इस वजह से वो लड़की की कमाई किस में जुड़ेगी, तब भी उसके पापा में जुड़ेगी। वो किस वजह से जुड़ेगी, सेक्शन 27 की वजह से नहीं। वो किस सेक्शन की वजह से, 64(1)(a), हाउस प्रॉपर्टी में नहीं, लेकिन क्लबिंग वाले के अकॉर्डिंग जुड़ेगी। ये बात है, क्लियर। तो 64(1)(4), और मैंने बताया था क्रॉस ट्रांसफर नहीं चलेगा। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की वाइफ्स को गिफ्ट कर दे, नहीं। पर अगर वो जेन्युइन ट्रांसफर है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने बताया था। एक बात और बताई थी, अगर क्रॉस ट्रांसफर है गलत है, पर क्लबिंग उतने की होगी जितने का क्रॉस ट्रांसफर है। मान लो राम ने मिसिस श्याम को 7 लाख वाली प्रॉपर्टी दी, श्याम ने मिसिस राम को 5 लाख वाली प्रॉपर्टी दी। अगर डिपार्टमेंट कहते हैं गलत है, क्रॉस ट्रांसफर है, प्रूव कर नहीं पाए वो, तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो जो रेंटल इनकम आएगी मिसिस श्याम को 7 लाख पे और मिसिस राम को 5 लाख पे, तो अपने अपने हस्बैंड में 5 लाख की इनकम जोड़ना, क्योंकि 2 लाख रुपए के बदले में तो कुछ नहीं आया ना मिसिस श्याम को। मतलब उसने 5 लाख की प्रॉपर्टी दी, उसने कितने की दी, 7। तो म्यूचुअल ट्रांसफर तो 5 लाख का ही है, 2 लाख जेन्युइन ट्रांसफर में आएगा। वो क्लबिंग वो लेडी देगी, कोई क्लबिंग नहीं। 5-5 लाख का जो रेंट होगा वो उनके खुद के हस्बैंड में जुड़ेगा। राम ने मिसिस राम को दिया, मिसिस श्याम को, श्याम ने मिसिस राम को दिया, तो वो गलत ट्रांसफर है। मिसिस श्याम की जो इनकम है रेंट की, वो किस में जुड़ेगी, मिस्टर श्याम में। मिसिस राम की इनकम किस में जुड़ेगी, उसके खुद के हस्बैंड में। क्लबिंग का रूल अपने वालों में होता है, क्लियर ना, अपने रिश्तेदारों में। 5-5 लाख की इनकम, 7 की नहीं, क्लियर। और एक बात, हस्बैंड ने वाइफ को कोई भी प्रॉपर्टी दी, वाइफ उससे बिजनेस कर ले तो क्या, या किसी पार्टनरशिप में लगा दे तो क्या। मान लो राम ने मिसिस को 1 जुलाई 2020 की बात है 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए विदाउट, और हाँ सुनो, अगर आप कहते हो ना पूरे पैसे लेके दिए वाइफ ने, फिर कोई क्लबिंग नहीं। मान लो हस्बैंड ने घर वाइफ को दिया जिसका बाजार में रेट लगभग 50 लाख है और वाइफ 50 लाख दे रही है, थोड़े बहुत कम ज़्यादा करके दे रही है पूरे, तो क्लबिंग होगी क्लबिंग नहीं। पर वाइफ को ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसके पास 50 लाख आए कहाँ से, समझे। या तो वो मेहनत करती है, जॉब करती है, उसके पास इनकम हो, या उसके फादर साहब से आए हों, फादर साहब की प्रॉपर्टी से आए हों, तो वो उस लेडी का स्त्रीधन होता है। स्त्रीधन मतलब अपना पैसा होता है। हिंदी लैंग्वेज में हमारे लॉ में यही वर्ड यूज हुआ है। जो अपने पापा से आया है या उसने नौकरी करके कमाया, उस पे हस्बैंड का कंट्रोल नहीं होता। कल को हस्बैंड इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो वाइफ के ये पैसे कोई छीन नहीं सकता। अगर वो प्रूव कर सकती है कि ये पैसे मैंने नौकरी करके कमाए, ठीक है, ये मेरे खाते में जा रहे हैं अलग, प्लस ये मेरे पापा से आए, ये अलग जमा है, तो वो कोई और थर्ड पार्टी छीन नहीं सकती कि तुम्हारे हस्बैंड से पैसा लेना है, वो उसका पैसा है। एक केस हो गया, हमारे सब्जेक्ट से लग गया वैसे। एक आदमी इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट जब हो जाता है ना, उसका सब कुछ छीन लिया जाता है, सारी प्रॉपर्टी, वाइफ, बच्चों के नाम, सब कुछ जो उस बंदे का है। शादी पे उसने मंगलसूत्र और टिक्का दिया था वाइफ को, वो सामने वाले कहते ये भी छीना जाए, ये तो इसी ने दिया है। कोर्ट ने माना ये ना छीना जाए। भाई ये तो ठीक है, ये कोई टैक्स बचाने या वो इंसॉल्वेंसी से बचने के लिए थोड़ी, ये तो उस वक्त शादी हुई थी तब दिया था, ये ना छीना जाए। बाकी उसके बाद कोई ज़मीन जायदाद वाइफ के नाम की, हस्बैंड ने सब छीन लेता है। कोर्ट ने कहा ये हिंदू कल्चर का पार्ट है, ये वो सही नहीं है, तो वो नहीं छीना गया। वरना वाइफ को जो कुछ हस्बैंड देता है छीन लेता है कोर्ट, अगर इंसॉल्वेंसी की नौबत आए, लेकिन स्त्रीधन वाला पैसा नहीं। मैं कह रहा हूँ ये लेडी का अपना पैसा है, ठीक है। अब आ जाओ इनकम टैक्स पे। अगर वाइफ प्रूव कर सकती है कि उसने हस्बैंड को घर दिया पैसे देके, कौन से पैसे, अपने पैसे, कोई क्लबिंग नहीं।
लेकिन ऐसा ना हो 10 दिन पहले हस्बैंड ने 50 लाख रुपए वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर किए और वाइफ उसी से चेक काट के हस्बैंड के मुंह पे मारती है, ये उठाओ 50 लाख रुपए। तो वो क्या अपने ही पैसे हैं हस्बैंड के पैसे हैं और वो ड्रामा चल रहा है। जब इनकम टैक्स ने पूछा कि भाई पैसे कहाँ से आए, तो पता लगा वो हाउसवाइफ है, कोई क्वालिफिकेशन ऐसी नहीं कमाती हो। फिर पता लगा पेरेंट्स का, तो पता लगा वो तो कभी आज तक रिटर्न नहीं भरी उन्होंने, उनकी इनकम है नहीं इतनी। तो ये पैसा किसका है? इसका हस्बैंड का ही है। ड्रामा है ये। वाइफ से पूछा गया बताओ कहाँ से ये जमा हुए थे, जवाब ही नहीं है। तो इनकम टैक्स मानता है पैसा हस्बैंड का है, इसमें क्लबिंग होएगी। वो घर का मालिक कौन है? हस्बैंड। अपने पैसे दे। और मैंने ये बता दिया थर्ड पार्टी को ट्रांसफर, राम अपने दोस्त को ट्रांसफर कर रहा है और कहता है कि इसके घूम फिर के इनकम किसको पहुंचा दे? मेरी वाइफ को। ये गलत है। इनडायरेक्टली किसी ट्रस्ट को या किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करना किसके बेनिफिट के लिए? वाइफ या सन्स फाइव। क्लबिंग होगी? होगी। क्लियर? बोलो कोई डाउट? अब देखना थोड़ा इसमें चेंज करता हूं। क्या राम क्या है? मिसिज राम। मिसिज राम को 10 लाख ट्रांसफर करता है विदाउट कंसिडरेशन 1 जुलाई 21 को। वाइफ्स ओन फंड इन्वेस्टेड इन बिजनेस। वाइफ का खुद का बिजनेस में 20 लाख रुपया लगा हुआ है और ये 10 लाख रुपए भी हस्बैंड वाला भी क्या है? इन्वेस्टेड इन बिजनेस। वाइफ बड़ी समझदार है, 10 लाख लेके हस्बैंड से बिजनेस में लगा दिया, 20 लाख खुद का लगा है। पैसा कितना लगा है सोरा? 30 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट है। ड्यूरिंग कौन सा साल? प्रीवियस ईयर। इससे वाइफ ने कमाया, वाइफ की बिजनेस इनकम आई 3 लाख। कब? 20-21 में। इसके बारे में इनकम टैक्स कहता है अगर हस्बैंड ने वाइफ को पैसा दिया, उस पैसे को वाइफ बिजनेस में लगाए या किसी पार्टनरशिप में एज आ कैपिटल लगा दे, पार्टनर बन गई कहीं, पार्टनर कैपिटल के तौर पे इंट्रोड्यूस कर दे या किसी बिजनेस में लगा दे, तो क्लबिंग का रूल क्या कहता है? कहता है ड्यूरिंग द ईयर दिए हुए पैसे पे कोई क्लबिंग नहीं। कोई क्लबिंग नहीं जो ड्यूरिंग द ईयर दिए हैं। साल के बीच में दिए पैसे नहीं, या तो साल के पहले दिन देखो 1 अप्रैल को दिए होते और वाइफ ने बिजनेस में लगा दिए होते तो क्लबिंग उस पर हो जाती, या 1 अप्रैल से पहले दिए होते जैसे मार्च में, फरवरी में, तो 1 अप्रैल को वाइफ के पैसे लगे होते हस्बैंड वाले तो क्लबिंग होती उस पैसे पे। ये तो कब दिए पैसे? क्या 1 अप्रैल 20 में हस्बैंड वाला कोई पैसा है? 1 जुलाई 20 को है, 1 अप्रैल को नहीं है ना, कोई क्लबिंग नहीं, नो क्लबिंग। ये 3 लाख रुपए पे नो क्लबिंग ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। 20-21 में कोई क्लबिंग नहीं। ये 3 लाख रुपए वाइफ की खुद की कैपिटल में जुड़ जाना है। उसकी कैपिटल कितनी हो जानी खुद वाली? 23 लाख। अगले साल चले, अगले साल आ जाओ, प्रीवियस ईयर 21-22 में वाइफ का खुद का एज ओन 1 अप्रैल 21 को बोलो ओन फंड ऑफ वाइफ। वाइफ का खुद का पैसा लगा हुआ कितना कह देना आप? 23 लाख। पता लगा कैसे? 20 लाख एक, 3 लाख हस्बैंड वाले 23, और एज ऑन 1 अप्रैल 21 हस्बैंड वाला फंड इन्वेस्टेड। हस्बैंड वाला कितना पैसा लगा हुआ है? 10। टोटल कितना? 33 लाख। 3 कमाने से कैपिटल बढ़ के 23 होगी, वाइफ की खुद की, हस्बैंड वाले 10, 33 लाख होगी। 33 लाख में से 10 तो हस्बैंड वाले हैं, जुलाई में लगाया था, 20 में, तो 1 अप्रैल 21 में भी तो वो पैसा वाइफ के पास है ना हस्बैंड वाला। तो इसका मतलब इस साल अगर वो कमाएगी प्रीवियस ईयर 21-22 में, प्रीवियस ईयर 21-22 में बिजनेस इनकम ऑफ वाइफ, बिजनेस इनकम ऑफ वाइफ, वाइफ की बिजनेस इनकम 660 है, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ वाइफ। वाइफ की इनकम में कितना जाएगा? 6,60,000। वाइफ का खुद का पैसा 23 लाख आउट ऑफ 33 लाख। कितने पे टैक्स वाइफ देगी? 460 क्या?
टू बी क्लब्ड, बिजनेस इनकम टू बी क्लब्ड विद इनकम ऑफ हस्बैंड। हस्बैंड की इनकम में कितना क्लब होगा? 660 का 10 लाख अपॉन में कितना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको फर्स्ट डे ऑफ द ईयर देखना है, यानी साल के बीच में दिए थे पिछले साल, कोई क्लबिंग नहीं, वो इनकम सारी वाइफ की खुद की मानी जाएगी। वाइफ की कैपिटल बढ़ के खुद की 23 होगी, हस्बैंड वाले 10। एक कैपिटल 21 को तो हस्बैंड के वापिस नहीं गए, लगे हुए हैं बिजनेस में, तो वो 10 लाख रुपए तो लगे हुए हैं बिजनेस में। तो आप उसके अकॉर्डिंग सोचो क्या होगा। हाँ, मैं यही डिस्कस करने वाला था कि आपके माइंड में आ जाएगा। आप बताओ, मैंने ये बिजनेस में पैसा लगा दिया, ठीक है, बिल्डिंग बना ली, फर्नीचर बना लिया, कोई एसी लगा दिया, कोई ऐड पे लगा दिए, क्या निकाल लूँगा पैसे साल से पहले? क्या बेच दूंगा? 31 मार्च से पहले पहले वो बेच दूंगा, फर्नीचर डेटर से ले लूँगा, मशीनें बेच दूंगा, एसी बेच दूंगा, फिर एक अप्रैल के बाद वो दे के वापस वाइफ से ले लूँगा। ऐसा पॉसिबल है बिजनेस में? ये हमारे दिमाग में पॉसिबल है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। होता है माइंड में क्वेश्चन आता है, भी गेम खेल लेंगे। गेम तो तब खेल लेंगे जब वो पैसा पड़ा होगा, और पड़ा ही होगा तो फिर बिजनेस में लगा के कमाया भी क्या है। चलो एक बात बताना, हस्बैंड ने वाइफ के बर्थडे पे ज्वेलरी दे दी, बर्थडे हो या ना हो, ज्वेलरी दे दी 20 लाख रुपए वाली, वाइफ उसको लॉकर में रख के लॉक लगा देती है, क्या होगा? कौन सा कैपिटल गेन? वाइफ को ज्वेलरी देना कैपिटल गेन है? पता नहीं, 50 साल पड़े ना। और हमारे तो ऐसा है, बुजुर्गों के आगे आगे बच्चों को जाती रहती ज्वेलरी बेचने का ट्रेंड ही बहुत कम है। मान लो बहुत कम मजबूरी में लोग बेचते हैं, बेचते नहीं, जमीन होगी, ज्वेलरी होगी, लोग बेचते नहीं, क्या होगा? कोई क्लबिंग होगी नहीं। क्लबिंग तो ही होगी ना जब आगे इनकम आएगी। वाइफ उससे रख के बैठ गई, हस्बैंड ने वाइफ को घर दे दिया, वही कहती ओके, किराए पे चढ़ाई नहीं तो क्लबिंग होगी नहीं। क्लबिंग तब होगी जब उससे फर्दर इनकम आएगी। अगर हस्बैंड से पैसे लिए वाइफ रखे बैठी है, बिजनेस में लगाती नहीं, 31 मार्च से पहले वापस दे देता हस्बैंड, ऐसे हस्बैंड को वापस दे देती है, तो फिर यूज़ ही नहीं करना हस्बैंड के पैसे का, तो क्लबिंग का सवाल ही नहीं है। और बिजनेस में लगा पैसा वापस दे दे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और वैसे अगर बार बार ऐसा करोगे तो कर भी रहे हो तो ऑफिसर मानेगा भी नहीं, कहेगा ये सब टैक्स प्लानिंग चोरी है। प्लानिंग नहीं, चोरी है। कि आप एक बार कर लोगे बच जाओगे। चांस की बात है कि हस्बैंड के पास 31 मार्च से पहले पैसा था कैश, वाइफ को दे देता है, नहीं, वाइफ हस्बैंड को दे देती है, और एक अप्रैल के बाद फिर ले लेती है। क्लबिंग नहीं होगी। पर ऐसा फ्रिक्वेंटली करोगे, हर साल करोगे तो ऑफिसर पकड़ लेगा। ये तो वही बात हो जाएगी जैसे बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन अदर सोर्सेज में, ड्यू डेट से पहले डिवेंचर ले लिए या नौकर नाकर को दे दिए ताकि वो ड्यू डेट पे मालिक बन जाए, इनकम उसमें जुड़ जाए, और उसके बाद फिर ले लिए, फिर दे देता है साल बाद जस्ट ड्यू डेट से पहले। गलत है, वो टैक्स चोरी है, इनकम टैक्स मानेगा नहीं। सही है, बोलो। तो इनकम टैक्स ने इंतजाम सारे कर रखे हैं, लेकिन लोग है कि मानते फिर नहीं, चोरी फिर करते हैं लोग। लेकिन रूल तो अपने को पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर? मैंने बताया था पिन मनी की कोई क्लबिंग नहीं होती, शादी से जस्ट पहले दे दे प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज चैप्टर तंग करे, अदर सोर्सेज की बात अलग है, क्लबिंग नहीं होगी। हस्बैंड वाइफ को फ्री फंड में प्रॉपर्टी दे दे तो डीम्ड प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, वाइफ को दे दे तो ओनर किसको माना जाता है? अगर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन डीम्ड ओनर हस्बैंड होता है, लेकिन अग्रीमेंट टू लिव पार्ट के अंदर हस्बैंड ओनर नहीं माना जाता। किसे ओनर माना जाता है? लेडी को माना जाएगा। चलो आप आओ 6416 सेक्शन पेज नंबर 3 पे। क्या कहता है? स्पाउस को विदाउट, और ये भी बताया था, मान लो 50 वाला कोई एफडी या मशीन है 50 लाख वाली कोई जो किरायों पे चलती है, हस्बैंड वाइफ को 20 लाख में दे देता है, तो इसका मतलब हस्बैंड मालिक कितने का? आज भी 30 का, 50 वाली 20 में दे रहा है, तो वाइफ ऑनर किसकी है? 20 लाख की। यानी रेशो बनेगा इनकम का 20 लाख और 30 लाख का। मान लो वो जेसीबी मशीन है, जेसीबी मशीन है, या फिर वो कह लो कंबाइन है, जो फसल काटने वाली कंबाइन नहीं होती,
फसलें काटती है कंबाइन, जैसे वो कणक लगी है या ये पैडी वगैरह, चावल लगाता है पैडी, उसे काटने के लिए मशीन आती है, घंटे में 1 एकड़ काट जाती है। ज़्यादातर जिम्मेदारों के पास अपनी नहीं होती, बड़ी महंगी है, वो तो कोई जिम्मेदार जो बहुत ज़्यादा ज़मीन है वो अपनी खरीदते हैं, वरना ये किरायों पे आती हैं, किराए पे मंगाते हैं लोग, रात रात भर करते हैं, वो 20 एकड़ ज़मीन है 20 घंटे में काट देते हैं, ऐसे चलती है वो मशीन, घंटों के हिसाब से वो चार्जेस लेते हैं अपना, क्योंकि पेट्रोल भी डीजल भी लगता है और बंदे भी चाहिए। मान लो हस्बैंड ने वाइफ को इस तरह की मशीन 50 लाख वाली 20 लाख में दे दी, ऐसी मशीन जो किराए पे चलती है, वाइफ किराए पे चला रही है, तो वाइफ ओनर 20 लाख की, हस्बैंड 30 लाख का है। उस मशीन से 5 लाख किराया आएगा तो वाइफ की इनकम में 2 ही जाएगा, हस्बैंड में 3 लाख फिर भी क्लब होगा। 50 वाली 47-48 में दे दी होती तो कोई बड़ी आफत नहीं, इतना तो कंसेशन चलता है, आखिर वाइफ है, इतना तो चलता है। अब ये थोड़ी है, इतना तो कोई बाहर के बंदे को भी कंसेशन दे देता हो, ऑफिसर चैलेंज नहीं करेगा। ज़्यादा फर्क हुआ तो ऑफिसर कहेगा भी ये एडिक्वेट कंसीडरेशन नहीं है। प्रोपोर्शनेट ओनर वाइफ है, प्रोपोर्शनेट हस्बैंड, इनकम को भी उस प्रोपोर्शन में डिवाइड करो, सही है। चलो 6416 पेज नंबर 9.3 पे है, कहता है कि हस्बैंड ने लव एंड अफेक्शन में दिया, कोई पैसा नहीं लिया, क्लबिंग होगी। तुलसी चंद कालीचंद वर्सेस कमिश्नर ऑफ टैक्स, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तुलसी चंद कालीचंद का कहना था प्यार खुशी मोहब्बत यही काफ़ी है ना, इनकम टैक्स कहता है ये काफ़ी नहीं। कंसीडरेशन किस में आना चाहिए, मनी में, और वो भी कितना आना चाहिए, एडिक्वेट, नहीं तो प्रोपोर्शनेट। ट्रांसफर अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, अलग रहने के समझौते में वाइफ को प्रॉपर्टी दे दी तो उसका डीम्ड ऑनर कौन होगा, लेडी होगी, ऑनर लेडी होगी, टैक्स लेडी भरेगी। वैसे ऐसी कोई झगड़ा नहीं है तो कौन टैक्स देगा, लिव अपार्ट वाला नहीं है, वैसे ही हस्बैंड रूटीन में वाइफ को दे दे प्रॉपर्टी तो उसका ऑनर कौन है, हस्बैंड, डीम्ड ऑनर। टैक्स कौन देगा किराए पे, हस्बैंड देगा। नेक्स्ट कहता है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन दोनों वक्त तो पिन मनी पे क्लबिंग नहीं होती। नीचे पढ़ो, शेप चेंज का मीनिंग क्या है, शेप चेंज, शेप चेंज होगी तो क्या हो गया, फिर क्या हो गया। वो कहता है शेप चेंज हुई तो कुछ नहीं हुआ। हस्बैंड ने वाइफ को 50 लाख की एफडी दी, वाइफ ने उस 50 लाख की एफडी को बेच के कैश करवा के उससे प्रॉपर्टी ले ली तो क्लबिंग प्रॉपर्टी की होगी, और क्या होगी, फिर क्या हो गया, नेचर बदल गई। तो पैसे तो उसी से खरीदी है वाइफ ने प्रॉपर्टी, समझ गए ना क्या कह रहा हूं मैं। हस्बैंड ने वाइफ को दिए शेयर, वाइफ ने शेयर बेचे। पहली बात तो फायदे में भी कि वो कैपिटल गेन भी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ हस्बैंड है, पहली बात। वाइफ को शेयर दिए, वाइफ ने शेयर बेच दिए। वाइफ की कॉस्ट क्या होगी, 49(2)(a) कहता था, क्या हस्बैंड की कॉस्ट ही वाइफ की कॉस्ट, बताया था ना, हस्बैंड की कॉस्ट वाइफ की कॉस्ट, और बेचे के गेन आएगा तो टैक्स किसके हाथों में होगा, कैपिटल गेन हस्बैंड। पर मैं कहता हूं चलो वो तो एक है ही है, जो पैसा बेच के आया उससे वाइफ ने डिवेंचर खरीद लिए, हस्बैंड के दिए शेयर को बेच के क्या खरीद लिए, डिवेंचर। अब डिवेंचर का इंटरेस्ट आएगा तो वो भी किसमें क्लब होगा, हस्बैंड में, क्योंकि ये डिवेंचर उसी पैसे से खरीदे गए हैं जो शेयर हस्बैंड ने दिए थे उसको बेच के। शेप बदल गई तो क्या हुआ, माल तो वही हस्बैंड वाला ही है, पैसा तो क्लबिंग होएगी। बट एक एक्सेप्शन, एक्रीशन ऑफ इनकम, यानी इनकम पे इनकम की क्लबिंग नहीं होती। इंपॉर्टेंट, इनकम पे इनकम की क्लबिंग नहीं, नो क्लबिंग, नो क्लबिंग ऑन एक्रीशन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब इनकम ऑन इनकम की क्लबिंग नहीं होती, इनकम ऑन इनकम की कोई क्लबिंग नहीं। सुनो, हस्बैंड ने वाइफ को 10 लाख रुपए दिए, वाइफ ने उस 10 लाख से क्या करवा दी, एफडी। मान लो ये 10 लाख दिए विदाउट कंसीडरेशन, बात कब की है, 2020-21 की। 10 लाख दिए वाइफ को, वाइफ ने इस 10 लाख से क्या किया देखना, इसकी एफडी करवा दी। वाइफ ने इसको डिपॉजिटेड अबव अमाउंट एज एफडी एट द रेट 12% पर annum फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए जमा करा दी। तो इस पे अक्रूड इंटरेस्ट कितना बनेगा, एफडी पे 20-21 का बनाना कितना बन जाएगा, 10 लाख का 12%, 9 महीने का
9 महीने पता लगे कैसे बने, क्योंकि जुलाई से लेके 31 मार्च 21 कितना हो गया ये 90,000। इसमें क्लबिंग होगी, यस, टू बी क्लब्ड विद इनकम ऑफ 90,000। किसकी इनकम में जुड़ेगा, राम, क्योंकि ये क्रूड इंटरेस्ट जो है ये उस पैसे पे है जो हस्बैंड ने दिया था, एफडी दी थी उस पे, तो ये किस में जुड़ेगा, राम। लेकिन इनकम टैक्स ये कभी नहीं कहता राम को कि जाके वाइफ से पैसे लेके आ 90,000। वो कहते हैं हमारा घर का मामला, लूँ कि ना लूँ, तुम टैक्स लगाओ बस। इस पे टैक्स कौन लगा देगा, इनकम टैक्स किस पे, हस्बैंड पे, क्लब कर देगा। नेक्स्ट ईयर देखना क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर 2021-22 प्रीवियस ईयर में अक्रूड इंटरेस्ट ऑन 10 लाख प्लस 90, 10-90 पे कितना लग गया, मान लो 12%, 12% पर annum है, कितना लग जाएगा बताना, करना करो। 10-90 का 12% पर annum, एक तो ऐसा है, ऑन 10 लाख तो कितना है 12% पर annum के हिसाब से 1,20, और इनकम ऑन इनकम जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, इनकम ऑन इनकम एक्रीशन ऑफ प्रॉपर्टी पे 90,000 पे 12% कितना है, 1,20 पे कौन टैक्स देगा, टू बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ, पूरी जिंदगी क्लबिंग होगी। इस पे टैक्स 10 लाख पे कौन देगा, इनकम आएगी तो हस्बैंड देगा, इस पे टैक्स तो कौन दे देगा, हस्बैंड। लेकिन ये जो पैसा है ना, ये इनकम पे इनकम है, बढ़ी हुई प्रॉपर्टी पे इनकम है, तो कहता है नॉट टू बी क्लब्ड, इसकी कोई क्लबिंग नहीं, वाइफ इज लाइबल टू पे टैक्स। वाइफ लाइबल है 10,800 पे टैक्स देने के लिए, दे दो। हाँ, अगर वापस चला जाए सेम एज इट इज, बस वही बात है। फिर फायदा क्या होगा, अगर वो अलग गिफ्ट भी मान लिया जाए तो भी उसकी इनकम उसमें और उसकी उसमें जुड़ेगी, तो क्या है, कट जाएगा, इफेक्ट खत्म हो जाएगा। मान लो 50 लाख का हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट दे दे, 50 लाख रुपए हस्बैंड में जुड़ेंगे वाइफ वाले, और वाइफ हस्बैंड को दे दे कल को 50 लाख थोड़े 1-2 साल बाद, तो उसके हस्बैंड वाले किस में जुड़ेंगे, वाइफ में, तो हिसाब क्या हो जाएगा, नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा। इस तरह क्लबिंग होगी। इनकम पे इनकम, बढ़ी हुई प्रॉपर्टी पे जो इनकम आएगी उसकी क्लबिंग नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड ने वाइफ को 1000 शेयर दे दिए गिफ्ट में, हस्बैंड ने वाइफ को 1000 शेयर गिफ्ट में दे दिए, वाइफ को इस 1000 शेयर पे डिविडेंड आएगा तो क्लबिंग होगी। हाँ जी, हस्बैंड ने वाइफ को फ्री में 1000 शेयर दे दिए रिलायंस कंपनी के, उससे वाइफ को डिविडेंड आता है, क्लबिंग होगी, होगी। हस्बैंड की कौन सी इनकम आने जाएगी, अदर्स। नेचर नहीं बदलती इनकम की, हस्बैंड वाइफ को घर देता है तो हस्बैंड में आके जुड़ेगी घर की इनकम, तो हाउस प्रॉपर्टी, और बिजनेस में लगाती है वाइफ उस पैसे को, तो हस्बैंड में आके भी किस साइड में जुड़ेगी, बिजनेस। और मैं कह रहा हूँ एफडी दे रहा है तो इंटरेस्ट की इनकम हस्बैंड की भी कौन सी मानी जाएगी, अदर सोर्सेज। नेचर ऑफ इनकम वही रहेगी, डिडक्शन मिलनी है हाउस प्रॉपर्टी के रेंट में से मिल जाएंगी, वो कोई दिक्कत नहीं, इनकम की नेचर नहीं। तो हस्बैंड ने शेयर दिए, वाइफ को डिविडेंड इनकम आई, तो डिविडेंड इनकम वाइफ वाली किस में जुड़ेगी, हस्बैंड। इनकम रहेगी कौन सी, अदर। नेचर नहीं बदलती। ये मैं क्यों कह रहा हूँ नेचर वाली बात, क्योंकि कल को लॉस सेट ऑफ करना हो, हस्बैंड का बिजनेस में लॉस और वाइफ ने बिजनेस में पैसा लगाया, वो वाली सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको क्लबिंग करते वक्त ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि भाई नेचर ऑफ इनकम नहीं बदलती। क्लियर, समझ आया, कोई डाउट? ऊपर जो है ना ये वाले एसी का कंप्रेसर, वो देखना चल रहा है, वो हाथ करके देखो गर्म हवा मारते कि नहीं, पाइप ठंडी है कि नहीं उसकी, जो इधर पड़ा है। हाँ जी, जो इसका, हाँ एक ही पड़ा है, ये हवा नहीं दे रहा ये, और इसका छोटे का रिमोट देना है इसका। क्लियर है ये?
क्लबिंग के रूल, एक्रीशन ऑफ प्रॉपर्टी पे जो इनकम आएगी क्लबिंग नहीं। मैं कह रहा था 1000 शेयर वाइफ को दिए, उस पर डिविडेंड आएगा उम्र भर, तो उस पर क्या होगी, क्लबिंग के रूल लगेंगे, उम्र भर जो डिविडेंड आएगा। और अगर हस्बैंड ने वाइफ को शेयर दिए, शेयर पे वाइफ को 200 बोनस शेयर आ गए, 200 बोनस शेयर आगे, बाद में वाइफ के बाद कितने शेयर हो गए, 1200। अब डिविडेंड 1200 शेयर पे आया ना, तो 1000 शेयर का डिविडेंड ही क्लब होगा, 200 शेयर का डिविडेंड क्लब नहीं होगा। ये रूल है, क्लियर। यानी इनकम पे इनकम की क्लबिंग नहीं, बोनस शेयर को बेच के कल को कैपिटल गेन आया तो भी कोई क्लबिंग नहीं, 1000 शेयर बेच के कैपिटल गेन आएगा उस पे क्लबिंग के रूल लगेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सही है, बोनस शेयर पे कोई क्लबिंग नहीं, बेच के कल को कैपिटल गेन आएगा तो भी नहीं। हस्बैंड ने वाइफ को घर दे दिया, कोई रिश्ते अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घर दे दिया, वो लिव अपार्ट वाला तो केस और हो जाता ना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बढ़िया रिलेशन में है, हस्बैंड वाइफ को खुशी खुशी घर दे देता है 40 लाख रुपए का, वाइफ को उससे रेंट आता है, रेंट इनकम टैक्स ये थोड़ी कहता है कि रेंट हस्बैंड तू लेके क्यों नहीं आता वाइफ से पैसे, लेके आए ना आए उनका पर्सनल मैटर है, इनकम टैक्स को कहो कि तुम टैक्स लगा लो, तुम्हें तो उससे मतलब है, रेंट मेरी इनकम में जोड़ के टैक्स लगा लो। वाइफ के पास वो रेंट के पैसे पड़े, अगले साल वो एफडी करा देती है, उसकी किराए की इनकम हस्बैंड में जुड़ती रही कोई बात नहीं, लेकिन वो पैसे वाइफ के पास ही पड़े रहते हैं, उसकी वो एफडी करवा दे, उस एफडी के इंटरेस्ट की क्लबिंग होगी, उस एफडी के इंटरेस्ट की क्लबिंग नहीं होगी, इनकम पे इनकम की क्लबिंग नहीं होती। बोलो कोई डाउट, समझ आए, इनकम पे इनकम की क्लबिंग नहीं होती। तो ये था 6416। इसमें ये नीचे नीचे देखो पेज पे, पेज नंबर 3 पे चेंज इन शेप या कन्वर्जन ऑफ ट्रांसफर असेट्स बता दिया कि वाइफ को डिवेंचर दिए, वाइफ ने उस डिवेंचर को बेच के शेयर ले लिए, तो क्या हो गया, उसी शेयर पे आने वाले डिविडेंड पे भी क्लबिंग होगी। वाइफ को शेयर दिए, वाइफ ने महंगे बेच दिए, कैपिटल गेन पे भी टैक्स कौन देगा, ट्रांसफर हस्बैंड देगा, क्लबिंग उसकी भी होगी। नेक्स्ट पे वे क्या कहता है, कहता है इफ असेसी पे प्रीमियम ऑन द पॉलिसी इन स्पाउस नेम फॉर हर बेनिफिट, कल को इंटरेस्ट इनकम भी हस्बैंड, ऐसा है जीवन बीमा करवा दिया वाइफ का हस्बैंड ने, लाइफ इंश्योरेंस, कल को वो लाइफ इंश्योरेंस की किस्त हस्बैंड भरता था, कल को LIC पूरी होने पे अगर टैक्सेबल इनकम है फालतू वाली बड़ी हुई तो वो हस्बैंड में जुड़ेगी, क्योंकि प्रीमियम कौन देता था, हस्बैंड। वैसे तो एक सेक्शन है 1010D, वो कहता है मैच्योरिटी पे मिलने वाले पैसे पे टैक्स नहीं लगेगा, पर उसमें कुछ रूल हैं कि अगर पॉलिसी की वैल्यू के 20%, आज का रूल 10% का है, उससे ज़्यादा अगर हर साल प्रीमियम देते हो तो माफ़ नहीं होते, कल को मिलेंगे वो क्या होंगे, टैक्सेबल। ये तो 1010D पढ़ के पता लगेगा। फिलहाल अगर टैक्सेबल हैं तो उस पैसे पे भी टैक्स कौन देगा, हस्बैंड, क्योंकि उम्र भर प्रीमियम कौन देता था, हस्बैंड देता था। क्रॉस ट्रांसफर क्या है मैंने बता दिया, क्रॉस ट्रांसफर का एग्जाम्पल नीचे पढ़ लो, केसेस रिलेटेड टू क्रॉस ट्रांसफर। ए ने लाख रुपए का गिफ्ट ब्रदर स्पाउस यानी अपने भाभी को दे दिया, ए ने बी अपने भाई की मिसिस को गिफ्ट दे दिया लाख रुपए का, विच वॉज यूज बाय हर फॉर द परचेज ऑफ हाउस, वो लेडी उसकी भाभी बी की मिसिस, ए ने अपनी ब्रदर की वाइफ को दिया लाख रुपए, उस लेडी ने क्या खरीदा उससे, घर। आगे पढ़ो, और कहता है इनकम फ्रॉम दैट हाउस, कहता है टू मिसिस बी 8000, और बी ने ए के बच्चे को लाख रुपए दे दिया, फिर वही बात होगी ना, ए बी की मिसिस को लाख रुपए दे रहा है और बी ए के बेटे को माइनर को लाख रुपए दे रहा है, तो एक दूसरे के परिवार वालों को दे दिया ना, तो ये क्रॉस ट्रांसफर है, गलत है। बच्चे की इनकम उसके खुद के पापा में जुड़ेगी ए में, और मिसिस बी की इनकम उसके खुद के हस्बैंड में जुड़ेगी, कितने रुपए होगी, जो भी 8000 6000 वो जुड़ेगी। इनकम चाहे अलग अलग है कोई दिक्कत नहीं, माइनर बच्चे को उस पैसे से जो उसके चाचा तो उन्हें दिए थे 6000 इनकम आई तो वो अपने पापा में जोड़ेगा, किसमें, मिस्टर ए में। उस लेडी को 8000 इनकम आई उस पैसे से जो उसके देवर जेठ ने दिए थे, वो उसके खुद के हस्बैंड में जुड़ेंगे, कितने, 8000। ये क्रॉस ट्रांसफर है, ये क्रॉस ट्रांसफर है, सही है।
बोलो कोई डाउट? नेक्स्ट केस 2। केस 2, मिस्टर वासुदेवन ने 6 लाख रुपए ब्रदर की वाइफ को दिया और कहता है 12 जुलाई को ब्रदर ने इसकी वासुदेव की वाइफ को 5 लाख दिया। वही बात होगी, ये अपनी भाभी को दे रहा है और वो भाई इसकी वाइफ को दे रहा है। 6 लाख 5 पर क्लबिंग 5 लाख की दोनों के अपने अपने हस्बैंड में होगी, लेकिन 5 लाख की होगी, लाख की नहीं, क्योंकि वो क्या है, क्रॉस ट्रांसफर तो 5 का ही है, 1 लाख तो जेन्युइन ट्रांसफर है ऊपर का जो है, सही है ना। तो वो कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ, गिफ्टेड अमाउंट 6 लाख रुपए दिया उसकी वाइफ को, जो उसने डिवेंचर में लगा दिया, उसने कहाँ लगा दिया, उसने एफडी में लगा दिया, जितना लगाया 5-5 लाख की इनकम उसके खुद के हस्बैंड में जोड़ दी जाए। बात यह है 6 नहीं 5 क्रॉस ट्रांसफर है, उसकी क्लबिंग होगी। क्लियर? बोलो। नेक्स्ट, एस ने 2 लाख रुपए वाइफ को दिए 2005 में। मिसिज एस ने क्या किया, उससे प्रॉपर्टी बना ली और उस प्रॉपर्टी में वो रह रही है। द ट्रांसफर डीड स्टिपुलेट दैट इन केस ऑफ मिस्टर एस और मिसिज वाई अग्री टू लिव अपार्ट, प्रॉपर्टी विल बिलोंग टू हर एब्सोल्युटली। अब देखो उसने क्यों दिया वाइफ को, वही अलग रहने का कोई बात है भाई, ये प्रॉपर्टी वाइफ की रहेगी, कल को डिवोर्स हो गया तब भी, तो ये क्या अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट है, ये प्रॉपर्टी अगर डिवोर्स हो भी गया तो किसकी रहेगी, हमेशा वाइफ की, तो इसकी इनकम भी आएगी, तो उसको कभी क्लब नहीं करेंगे। नेक्स्ट, फोर्थ, श्रीमती शांति कैरिड ऑन बिजनेस विद द गिफ्टेड फंड ऑफ हर हस्बैंड। कौन? महेश। हस्बैंड से वाइफ को पैसे आए और उसने बिजनेस में लगा दिए। 31 मार्च 22 वाले साल में वाइफ को 2 लाख लॉस आया, तो क्या लॉस भी हस्बैंड में जुड़ेगा? और क्या, इनकम हस्बैंड में जुड़ती है, ये थोड़ी है जब हस्बैंड का फायदा हो कहता हो जी लॉस जोड़ो मेरे में आ जाओ, क्योंकि फायदे का काम है। अब तो इनकम टैक्स कहता ना 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 नहीं, लॉस आएगा तो लॉस की भी क्लबिंग होगी। हस्बैंड ने वाइफ को कोई रिश्ते अच्छे हैं, घर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वाइफ को उस घर में 80,000 रुपये लॉस आ गया, कर्जा इतना था 80,000 रुपये लॉस, वो लॉस भी जाके हाउस प्रॉपर्टी का किसका माना जाएगा? हस्बैंड, और उस लॉस से हस्बैंड क्या अपनी इनकम काट पाएगा, यानी क्लबिंग लॉस की भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ कह रहा था हस्बैंड वाइफ को पैसा देता है, वाइफ बिजनेस में लगाती है, वो वही कहानी है जो पहले मैंने की, क्लबिंग प्रोपोर्शनेट होगी, अगर वाइफ का भी पैसा है तो क्लबिंग लॉस की भी होगी, क्लबिंग इनकम की भी होगी, कोई रोक नहीं है इस पे। नेक्स्ट पे आ जाओ, 64(1)(6) सेक्शन, ये क्या कहता है? सेम यही कहानी है, बस रिश्ता बदल गया है, वाइफ की जगह कौन आ गई है यहां? सन्स वाइफ। वाइफ की जगह सन्स वाइफ आ गई है। मिस्टर ए या मिसिज ए, इनका बेटा है ए एंड मिसिज ए सन राम। राम किनका बेटा है? ए और मिसिज ए का, और एक मिसिज राम है, यानी इनकी क्या होगी? डॉटर इन लॉ। इसने लेडी ने या फादर इन लॉ ने कोई हाउस ट्रांसफर कर दिया विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन, अगर लिया कुछ लिया तो प्रोपोर्शनेट क्लबिंग हो जाएगी, सेम वही रूल है वाइफ वाला। अब इसको उससे रेंट आता है मान लो 3 लाख, तो आप इसमें स्टैच्यूटरी डिडक्शन तो 30% काट ही देंगे। 2,10,000 रुपये जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो किस में जा जुड़ेगी? टू बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ मिस्टर ए, यानी फादर इन लॉ में जुड़ जाएगी। सीधी सी बात है, कोई अपने बेटे की वाइफ को प्रॉपर्टी दे, पैसा दे, एफडी दे तो क्लबिंग के रूल लगेंगे, और किसी रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये अपने बेटे को दे दे, मेजर बेटा है, कोई क्लबिंग होगी? नहीं, क्लबिंग नहीं होगी। मान लो इसकी मदर ने या फादर, ये मदर इन लॉ थी क्या, चलो मैं कह रहा हूं फादर साहब ने अपने मेजर बेटे राम के नाम 20 लाख वाली दुकान लगवा दी, मेजर बेटा है, कौन ओनर है? बेटा ही ओनर है, कोई क्लबिंग नहीं। लेकिन अगर ये माइनर होता तो हाउस प्रॉपर्टी की जरूरत है ना कि क्लबिंग की, फिर वो क्या होता? वो डीम्ड ओनर होते फादर, इनकम किसकी मानी जाती? मानी फादर की जाती, क्लबिंग की जरूरत ही कहाँ है?
माइनर डॉटर को दे दें तो भी इनकम किसकी मानी जाएगी, फादर की या मदर जिसने दिया है, क्लबिंग की कोई ज़रूरत नहीं। माइनर डॉटर को दे दी तो डीम्ड ऑनर वही लेडी है, लड़की है, मैरिड माइनर डॉटर तो वो लड़की ही मालिक है। पर क्योंकि फादर उसके वो लड़की माइनर है तो मम्मी पापा जिसकी इनकम ज़्यादा है, रियल वाले मदर फादर, उसके इन लॉ फैमिली वाले नहीं, उसके रियल पेरेंट्स में जुड़ेगी। वो आएगा भी, माइनर वाला आगे आ जाएगा, वो छोड़ो अभी सन्स वाइफ वाला समझ आया क्या? हाँ तो जिसने किया उसी में जोड़ो। हाँ सही है पहले सही लिख रहा था मैं, सही है, जिसने दी उसी में जुड़ेगी, नो डाउट, सही है। हाँ, मिस्टर ए ने दी है तो प्रॉपर्टी की इनकम भी किस में जुड़ेगी, इधर से भी कुछ नहीं आया, लो ये वाली इनकम किस में जा जुड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, जिसने प्रॉपर्टी दी है उसी में जा जुड़ेगी। कोई भी आदमी अपनी वाइफ को दे तो क्लबिंग है, तो ये फादर इन लॉ ने किसको दिया है, डॉटर इन लॉ को, तो फादर इन लॉ में जुड़ेगी जाके। मदर इन लॉ देती तो किस में जुड़ जाती, मदर इन लॉ में, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ भी रिलेशन कब हो, मान लो वो बहू को पहले ही दे दें शादी से, कोई क्लबिंग नहीं करे, शादी के बाद उस लड़की को इनकम आए, कोई क्लबिंग नहीं। पर वो पंगा वही है ना, शादी से पहले उसको देंगे तो रिश्ता नहीं होगा कोई, और उसको देंगे तो वो उस लड़की के लिए क्या हो जाएगी, वो 56:10 में अदर सोर्सेज, इसलिए वो प्रैक्टिकली चलता नहीं है। सही है, बोलो कोई डाउट, किसी को प्रॉब्लम हो जाएगा इस तरह से। तो चलो पेज नंबर 5 पे बिजनेस की बात कर रहा है, फिर वही बात है, सन्स वाइफ को दे दे, वो बिजनेस में लगा दे, एक एप्पल को देखा जाएगा कितने पैसे फादर इन लॉ मदर इन लॉ के हैं तो उस प्रोपोर्शनेट में क्लबिंग, सेम रूल है। दो रिश्तों में दिक्कत है, याद रखना, और रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं। अपने बेटे को अपनी मेजर बेटी को दे दें तो बेटी पे टैक्स, बेटे पे टैक्स, बेटी के हस्बैंड को दे दें, इनकी एक बेटी है, मिस्टर मिसिज ए की बेटी है, मान लो डॉटर ऑफ ए एंड मिसिज ए, जिसका नाम रख लो कोई भी, अंकिता रख लेते हैं। एक अंकिता का हस्बैंड है, अंकिता का हस्बैंड है नहीं, वो तो ब्रदर सिस्टर लगेंगे मान लो रिंकू जी हैं, बोलो इनके दामाद हैं रिंकू जी, ये अपने दामाद को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं विदाउट कंसीडरेशन, और उस दामाद को रेंट आ रहा है 4 लाख रुपए, तो टैक्स वो दामाद खुद देगा, कोई क्लबिंग नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप में कवर नहीं है। एंगल वही है, बेटे की वाइफ से जो रिश्ता है वही बेटी के हस्बैंड से है, पर नहीं क्लबिंग नहीं होती, दामाद के अंदर ही टैक्स लगेगा। वो बेचारे कहते हैं एक तो प्रॉपर्टी दे दी और एक टैक्स भी हम भरते रहे उम्र भर, प्रॉपर्टी भी दे और टैक्स भी दें, इन्हीं है ना, वजह सही है। ये तो वही बात है, घर के ही लोग हैं, यहाँ क्लबिंग का प्रोविजन है, वो शादी करके दूसरे घर में रहती, इसलिए उस पर टैक्स क्या है, बेटी का हस्बैंड ही देगा। क्लियर? ये तो प्रॉपर्टी क्या पता कब वापस ले ले, वो वापस आनी मुश्किल है, गई तो गई, ये वाली आ जाएगी शायद, क्योंकि ये क्या है, अपने घर के ही लोग हो गए ना, घर में ही रहते हैं, तो ड्रामा हो सकता है टैक्स बचाने के लिए हो, सही है। बाकी माहौल तो आजकल वैसे ही ख़राब है, बच्चों के नाम भी करवाना मुश्किल हो रहा है आजकल, के बाद में निकाल देंगे पेरेंट्स को, तो चलो बहू के नाम करवा दें, अगर अच्छा परिवार है तो वो क्या है, क्लबिंग होगी। क्लियर? पर दिक्कत तब आ जाएगी जब वो क्या है, इसके नाम लगवा दें प्रॉपर्टी और यही निकाल दें उनको कि जाओ अनाथ आश्रम में, और क्लबिंग फिर इनकम टैक्स उनमें करता रहेगा। फिर ये क्या है, कोर्ट में या एप्लीकेशन इनकम टैक्स में दे सकते हैं कि सर हमारे रिलेशन वैसे नहीं हैं जैसे पहले थे, तो प्लीज़ डोंट क्लब द इनकम विद आर इनकम। तो आप एप्लीकेशन दे दो, सर रिलेशन अच्छे नहीं है, गलती हम कर चुके हैं, दूसरी गलती आप कर रहे हो, हमारे में जोड़ के। भैया जब वो प्रॉपर्टी दबाए बैठी है और क्या है, हमारे में इनकम जोड़ रहे हो,
हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है तो छोड़ो, फिर क्लबिंग नहीं है, ठीक है, नहीं तो इनकम टैक्स क्लब करता रहेगा। क्लियर? चलो, तो चलो ये सारा कुछ हो गया, ये अपन ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ोगे ना, ये बिजनेस वाला कह रहा है पढ़ना, मैं ना ओरली डिस्कस कर लेता हूं, आप कर लेना, ना समझ आए तो मैं वर्ड पे कर दूंगा। मैंने एक एग्जांपल पहले ले लिया बिजनेस वाला, पढ़ो। मिस्टर वेबर ने एक एप्पल 20 तो कौन से साल में आ गया? 2021 में आ गया, 2021 में आ गया। एक एप्पल 20 को 2021 में 5 लाख रुपए कैपिटल से काम शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, ठीक है। कहते ही इनकर्ड लॉस ऑफ ₹2 लाख, उसने बिजनेस शुरू किया, उसे लॉस कितने रुपए का आया बिजनेस में? 2021 में 2 लाख रुपए वैभव को लॉस आया। तो वैभव की कैपिटल घट के कितनी रह जाएगी? 5 में 2 घट के कैपिटल कितनी रह जाएगी वैभव की? 3 लाख ना, ठीक है। अब कहता है टू ओवरकम द फाइनेंशियल पोजीशन, खराब हो गई, उसकी वाइफ वैशाली है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो 5 लाख अगले साल के पहले दिन 1/4/21 को वैशाली किसको पैसे दे देती है? हस्बैंड वैभव को। वैभव वैशाली से पैसे ले लेता है वाइफ से, 5 लाख पहले दिन बिजनेस में लगा देता है। ना वैभव पढ़ा लिखा था और वैशाली जो है वो इंजीनियर पढ़ी लिखी थी। कॉमर्स की स्टूडेंट होती तो वो 1 दिन लेट दे देती, 1 साल तो बचाओ, अगले साल तो वो पहले दिन लगे ही होंगे, इस साल तो बचा लो, 2 अप्रैल को दे देती और हस्बैंड 2 अप्रैल को बिजनेस में लगा देता, कम से कम क्लबिंग तो ना होती। लेकिन इनको क्या पता, कहते अच्छा साल, नया साल, शुरुआत में अच्छा काम हो तो पहले दिन देंगे, तो पहले दिन दे दिए और हस्बैंड ने बिजनेस में लगा दिए। तो इसका मतलब अब बिजनेस में हस्बैंड के 2021 में पहले दिन 1 अप्रैल को खुद के कितने? 3, वाइफ के कितने? 5 लाख। यानी अब जो हस्बैंड 21-22 वाले साल में कमा रहा है, कितने कमा रहा है बोलो? 4 लाख। 4 लाख कितने पे है? 8 लाख पे, जिसमें 3 हस्बैंड वाले हैं और 5 वाइफ वैशाली वाले हैं। तो वैशाली में क्लबिंग होगी 5 लाख बाई 8 लाख इंटू 4 लाख, कितना? 250। 250 पे टैक्स कौन देगा? वैशाली वाइफ देगी, क्लबिंग होगी। और 3 लाख रुपए पे जो प्रोपोर्शनेट इनकम आएगी 4 लाख में से 1.5 लाख, उस पे टैक्स कौन देगा? वैभव। समझ आया ये एग्जांपल? बोलोगे डाउट? ठीक है, तो ये 2.5 लाख रुपए पे टैक्स वैशाली और 1.5 लाख पे। एक और है प्रैक्टिस के लिए, सेम क्वेश्चन है, कॉपीड क्वेश्चन है, देख लो, आप बताना ओरली, ना समझ आए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिजनेस में लगा दे या किसी पार्टनरशिप में लगा दे, तो पार्टनरशिप से आने वाले इंटरेस्ट की भी यही कहानी है, क्योंकि पार्टनरशिप पे आने वाला प्रॉफिट तो माफ है। पार्टनरशिप से किसी पार्टनर को प्रॉफिट आए तो वो क्या होता है? माफ पार्टनर के लिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी फर्म टैक्स दे चुकी है। इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर वो क्या होता है? प्रॉफिट एग्जाम। कौन से सेक्शन में लिखा है? 10(2)A में, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A में पार्टनरशिप से आने वाला प्रॉफिट पूरी तरह से माफ है। लेकिन मान लो, सुनो, हस्बैंड ने वाइफ को 10 लाख रुपए दिए, वाइफ ने साल के पहले दिन पार्टनरशिप में लगा दिए, वो किसी पार्टनरशिप में पार्टनर है वो, वाइफ से वहाँ से वाइफ को 3 इनकम आती हैं, 10 हस्बैंड के लगे हैं, वाइफ के 10 अपने लगे हैं, 20 उस पार्टनरशिप में, वहाँ से वाइफ को 3 इनकम आती है। प्रॉफिट का शेयर आता है 2 लाख रुपए, माफ, कहीं नहीं कुछ करना। सैलरी आती है 3 लाख रुपए, करूँ इसका भी रेशो? ना, सैलरी तो क्यों आती है? वही काम करने से आती है। पार्टनरशिप बिना वर्किंग सैलरी दे ही नहीं सकती नॉन वर्किंग पार्टनर को, तो वो तो कौन टैक्स देगा? वाइफ देगी। लेकिन उस पार्टनरशिप से वाइफ को 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट आता है या 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट आता है 20 लाख पे। हस्बैंड वाले कितने हैं? 10, वाइफ वाले खुद के कितने हैं? 10। 2 लाख के इंटरेस्ट में से लाख रुपए किस में जा जुड़ेगा? हस्बैंड में। यानी सैलरी की क्लबिंग क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सैलरी पार्टनरशिप वर्किंग पार्टनर को दे सकती है, और अगर वाइफ वर्किंग पार्टनर है तो मेहनत से कमा रही है, ना कि इन्वेस्टमेंट की वजह से। उस पे टैक्स कौन देगा? वाइफ खुद। प्रॉफिट पे टैक्स लगना ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या होता है? टैक्स। अब रह गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो रेशो बनेगा। हस्बैंड वाले साल के पहले दिन 10 है, वाइफ के खुद के 10, तो रेशो बनेगा 10-10 का। जो इंटरेस्ट आएगा वाइफ को, उसका आधा हस्बैंड में जा जुड़ेगा। सही है? चलो, एक क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना। मिसिज ए ने 2015 में बिजनेस शुरू किया, 1/4/20 को कैपिटल 3 लाख है। डेट देखना, 1/4/20 यानी कौन सा साल? 2021। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। 2021 में वाइफ की खुद की कैपिटल 3, मिस्टर ए उसके हस्बैंड ने 10 अप्रैल 20 को 2 लाख दिए। बहुत बढ़िया है, 10 दिन लेट दिए
साल शुरू होने के 10 दिन बाद 20-21 शुरू हुए, 10 दिन हो गए थे। कितने उसने दिए वाइफ को? 2, और उसने बिजनेस में लगा दिए। ऐसा है, इस साल वाइफ को कितनी इनकम आई 20-21 में? 1.5 लाख। हाँ जी बोलो, 1.5 लाख पे क्लबिंग होगी? नहीं होती, क्योंकि साल के पहले दिन हस्बैंड वाले पैसे नहीं। तो ये 1.5 के 1.5 किस में जुड़ेंगे? वाइफ में। तो वाइफ की कैपिटल कितनी मान लो? खुद की कैपिटल 3 लाख थी, 1.5 लाख ये प्रॉफिट आ गया, तो वाइफ की कैपिटल कितनी होगी बोलो? 4.5। 31 मार्च 21 को वाइफ की कैपिटल खुद की 3 + 1.5 4.5। हस्बैंड वाले कितने लगे हुए आप बोलो? 2 लाख। तो 1/4/21 यानी 21-22 के पहले दिन हस्बैंड वाले कितने लगे हुए हैं? 2। अगले साल तो हस्बैंड के लगे हुए हैं पहले दिन 2 लाख। वाइफ के कितने हो गए? 3 + 150 450, यानी 6.5 लाख बिजनेस में लगा है, जिसमें 2 लाख हस्बैंड का और 4.5 किसका है? वाइफ का। अगले साल 21-22 में कितना कमाया बोलो? 21-22 में 390 कमाया। 390 का क्या बना दोगे? इलस्ट्रेशन 5 है ना। 1/4/21 को हस्बैंड का फंड कितना इन्वेस्टेड है? हस्बैंड का फंड इन्वेस्टेड इन बिजनेस कितना है? 2 लाख, जो कि कब दिया गया था? गिवन ऑन 10/4/20 और वाइफ ने बिजनेस में लगाया था। लेकिन वाइफ की खुद की कैपिटल बताना अब कितनी लगी हुई है 1/4/21 को? 3 लाख। तो पिछले साल 1.5 लाख का प्रॉफिट, किस साल का? 20-21 वाले साल का। ये क्लब नहीं हुआ था, तो 4.5। तो टोटल 6.5 लाख रुपए पे कितना प्रॉफिट कमाया? प्रॉफिट, बिजनेस प्रॉफिट वाइफ का कितने रुपए आया? 21-22 वाले साल में कितने रुपए? 390। 390 में क्लबिंग किसकी होगी? टू बी क्लब्ड विद हस्बैंड। हस्बैंड में क्लब कितना होगा बोलो? टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ वाइफ। टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ वाइफ। वाइफ के हाथों में कितना टैक्सेबल होगा? चलो 390 में 2 लाख और 4.5 लाख का रेशो बना दो। 2 लाख हस्बैंड वाला है और 4.5 वाइफ का खुद वाला है। रेशो बनाओ 390 बटा में 4.5 इंटू 2 लाख। 120 पे हस्बैंड टैक्स देगा, 270 पे वाइफ देगी। अभी क्वेश्चन करवाया था ऐसा मैंने, खुद एग्जांपल लेके, वही है ये, समझ गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार हो गया। आगे एक और है, इसी का पार्ट है, बिजनेस पार्टनरशिप में लगा दे। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, बताओ। मिस्टर ए ने 25,000 वाइफ को दिया 25 मार्च 21 को। ये भी वही बात है, समझदार नहीं है, क्योंकि 6 दिन रुक जाता, 1 अप्रैल के बाद दे देता तो दिक्कत ना आती। लेकिन 25 मार्च को दे रहा, कहता नहीं नया साल चढ़ेगा तो बढ़िया है, पैसे लगने चाहिए बिजनेस में लेकिन दिक्कत है, नेगेटिव होगा ये। 25 मार्च को दे देता है, 6 दिन बाद 1 अप्रैल को हस्बैंड वाले कितने हैं? 25,000 वाइफ बिजनेस में लगाती है। 75,000 रुपये वाइफ का बिजनेस में लगा हुआ है 26 मार्च को। 75 में से 25 हस्बैंड वाला है, 50 खुद वाला है। अगले साल 21-22 में इंटरेस्ट कितना आया? 21-22 में इंटरेस्ट कितना आया? 12,000। बताओ 21-22 के पहले दिन हस्बैंड के कितने हैं? 25 कैपिटल, और वाइफ के खुद की कितनी कैपिटल? 50। तो 25 और 50,000 की रेशो में 12,000 रुपये के इंटरेस्ट को बांट लो। 4,000 रुपये क्लबिंग होगी, 8 पे क्लबिंग नहीं होगी। वही रेशो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे बताया। पार्टनरशिप से प्रॉफिट आए, क्लब होना ही नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी टैक्स होता है, इसलिए बताया नहीं। सैलरी आती, क्लब नहीं होनी थी, उस पर टैक्स पूरे पे कौन देता? वाइफ, क्योंकि वो फर्म देती काम करने वाले को सैलरी है, और जो काम करेगा तो क्लबिंग का सवाल ही कहाँ है। यहां तक कोई डाउट? नीचे नोट है, 10(2)A में प्रॉफिट क्लब नहीं होता, अगर दिया भी होता। इनकम ऑफ एक्रीशन ऑफ प्रॉपर्टी बता चुका हूं, प्रो इनकम पे इनकम। वाइफ को शेयर दिए, शेयर पे वाइफ को बोनस शेयर आ गए, बोनस शेयर बेच के इनकम आई या बोनस शेयर से डिविडेंड आया तो वो क्लब नहीं होगा। ओरिजिनल शेयर को बेच के गेन आया, ओरिजिनल शेयर पे डिविडेंड आएगा, वो क्या होगा? उम्र भर क्लब होगा। सिंपल सी बात। एफडी के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आता है तो कोई क्लबिंग नहीं। ओरिजिनल एफडी का अमाउंट जो हस्बैंड ने दिया उस पे क्लबिंग के रूल है। चलो हाँ जी, आप बताओ। हस्बैंड ने 2 साल पहले एक बैंक में एफडी करवाई 5 लाख रुपए की, 2 साल पहले। पिछले 2 साल में इंटरेस्ट लग लग के 5 वाली एफडी क्या होगी? 6 लाख। वाइफ को जब गिफ्ट दिया तो एफडी की वैल्यू कितनी हो चुकी थी? इंटरेस्ट लग लग के 5 की 1 लाख लग लग के 6 लाख हो चुकी थी। अब वाइफ को दे दी वो गिफ्ट में, वाइफ के नाम एफडी करवा दी।
अब 6 लाख रुपए पे वाइफ को 10% पर annum के हिसाब से 60,000 रुपये इंटरेस्ट आया। एफडी जुड़ के कितनी होगी 660। अगले साल 660 पे 66,000 रुपये एफडी पे ब्याज लग गया। 66,000 का क्या करूं? 5 लाख का 10% 50 और 1 लाख और 60, 1,60 का 10% 16 पे टैक्स वाइफ और 5 लाख पे हस्बैंड देगा। इज इट करेक्ट? नहीं, 6 लाख, क्योंकि जब हस्बैंड ने वाइफ को एफडी दी उस वक्त 6 लाख की थी। उससे पहले पास्ट में क्यों देखते हो? अब मान लो ऐसे तो आप कह दोगे हस्बैंड के पास शेयर थे 1000, उसको पिछले 10 साल में बोनस शेयर आए 1000 के 1500 हो गए शेयर, 500 बढ़ गए। अब 1500 शेयर वाइफ को देगा तो 1500 की इनकम पे क्लबिंग होगी? यस होगी, क्योंकि जब वाइफ को दिए तब तो 1500 थे। तो ऐसी 6 लाख की एफडी थी, ब्याज लगा 60, किस में क्लब होगा? हस्बैंड में। लेकिन अगले साल 660 पे 10% लगा 66, 6 लाख वाला 60 तो हस्बैंड में जुड़ेगा, 60 का 10% 6,000 पे क्लबिंग नहीं होगी। हस्बैंड जब गिफ्ट दे रहा है उस वक्त की वैल्यू देखनी होती है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे एफडी वाली बात बता रहा है। कहते इट मे बी नोटेड दैट क्लबिंग प्रोविजन आर अट्रैक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम फ्रॉम द असेट्स ट्रांसफर, हाउएवर इनकम फ्रॉम एक्रीशन ऑफ इनकम माइनर के केस में एक्सेप्शन नहीं है ये। मान लो, सुनो, माइनर वाला आएगा तो पढ़ लेंगे। बच्चे को एफडी दे दी, बच्चे को उस पर इंटरेस्ट आया, बढ़ गया, अगले साल उस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आया, तब भी क्लबिंग होती है, क्योंकि बच्चे के केस में बिना मेहनत वाली इनकम की क्लबिंग होती है। ये क्राइटेरिया लगता है। मैं करूंगा बात माइनर वाले में। एक और देखना 64, 17 और 8, ये तो 64, 12, 14, 16, ये 7, 8 है। वैसे ना भी याद रखें 7, 8 कोई ज़्यादा बात नहीं है, लेकिन 64, 12, 4 और 6 सन वाइफ वाला ये याद रखना। क्या कहता है? इनकम ऑफ असेट्स ट्रांसफर टू एनी पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस। फिर वही बात, थर्ड बंदे को किसके फायदे के लिए दे दी? वाइफ और सन्स वाइफ। उस ट्रस्ट को दे दी, उससे जितनी इनकम वाइफ सन्स वाइफ को आएगी उस पर क्लबिंग होगी। वो जो देने वाला ट्रांसफर टैक्स बढ़ेगा। दोस्त को दे दी वो बढ़ेगा, ये गलत है। लेकिन आपको नीचे याद दिला रहा है, पढ़ो एक एग्जाम्पल से। कहता है ए ने एक घर अपने दोस्त बी को दे दिया इस शर्त के साथ कि 50% रेंट मेरी वाइफ के फायदे में यूज करना होगा, तो रेंटल इनकम आदि हस्बैंड में जुड़ेगी। सुनो, वही बात होगी। ट्रस्ट को प्रॉपर्टी दे दी, कह दिया ट्रस्ट को कि 25% इनकम मेरी वाइफ को दे देना, 25% की क्लबिंग होगी। 25% मुझे ही दे देना, वो तो तेरे पास आएगी, तू टैक्स देगा। 50% कहता है जी किसको दे देना? मेरे मेजर बेटे को, कोई क्लबिंग नहीं, क्योंकि मेजर बेटे को ये खुद भी दे देता ना, तो क्लबिंग नहीं। यानी जो भी वाइफ और सन्स वाइफ को इनडायरेक्टली मिल रहा है क्लबिंग उस पर होती है। क्लियर? चलो क्या कह रहा है? कहता है वैसे याद दिला रहा है 56 to 10 देने कहाँ देगा? लेने ही नहीं देगा उसे, क्योंकि वो दोस्त है। अगर उसको प्रॉपर्टी देगा तो दोस्त की इनकम में जुड़ जाएगा अदर सोर्स, इसलिए दोस्त लेगा ही नहीं। प्रैक्टिकली तो यही है ना। सही। नीचे पढ़ो, इलस्ट्रेशन 7 पढ़ो। मिसिस कस्तूरी ने ट्रांसफर कर दी अपनी प्रॉपर्टी किसको? एबीसी कंपनी को, एक लेडी ने। सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट आउट ऑफ रेंटल इनकम 36,000 पर annum शुड बी यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ। फिर वही बात आ गई, किसको फायदा मिल रहा है? वाइफ या सन्स वाइफ को। किसको दिया था? कंपनी को। मिसिस कस्तूरी क्लेम करती है कि 36,000 बेटे की वाइफ के फायदे के लिए यूज हो रहा है। शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन हर इनकम एज शी नो लॉन्गर ओन द प्रॉपर्टी। मिसिस कस्तूरी कहती मेरे पास प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो मालिक कौन बन गया? कंपनी बन गई। लेकिन आप उनको समझाओ कंपनी को जेन्युइन ट्रांसफर कहाँ है? आप तो उसको क्या कर रहे हो? बेटे की वाइफ को दिलवा रहे हो इनकम, तो मिसिस कस्तूरी में जुड़ेगा ये 36,000 रुपये। 64, 1, 7 और 8, 2, 4, 6 के आगे के सेक्शन है ये, ठीक है ना। गलत है नहीं ये किस में जुड़ेगा? मिसिस कस्तूरी में जुड़ेगा। 56 to 10। हाँ, एक स्टूडेंट कहता है सर ये कंपनी की इनकम में 56 to 10 लगेगा? नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है? 50,000 से कम। 50 से ज़्यादा होती तो बिना रिलेशनशिप के कंपनी को गिफ्ट मिल रहा है तो वो क्या हो जाता? कंपनी के हाथों में टैक्स। वो अदर सोर्सेज की प्रॉब्लम है। आप क्लबिंग पे रहो, क्लबिंग होगी कस्तूरी में, मिसिस कस्तूरी में। क्लियर? इनएडिक्वेट कंसीडरेशन बता चुका हूँ। 50 वाला घर वाइफ को 10 लाख में दे दे
तो वाइफ 10 की मालिक है, हस्बैंड 40 का, क्लबिंग प्रोपोर्शनेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ लिया। नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलता हूं। यहां तक कोई डाउट? थोड़ा बहुत तो नेक्स्ट सेक्शन भी मैं बता चुका हूं आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखना है 64 1 2 4 6 की तरह 64 1 ने भी याद रखना है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा वेटेज है। क्या कहता है? इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। कहता है माइनर हो, मैरिड हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लबिंग के चैप्टर को इससे फर्क नहीं पड़ता वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। फर्क किससे पड़ता है? माइनर है या नहीं। ये मैरिड हो और क्या हो, अनमैरिड। इनकम टैक्स को इस टॉपिक में फर्क नहीं पड़ता। अगर मैरिड डॉटर है, उसको बिना मेहनत से इनकम आ रही है तो भी उसके मम्मी पापा में क्लब होगी, चाहे वो लड़की ही प्रॉपर्टी की मालिक मानी जाती, मैरिड लड़की, तब भी क्लबिंग होगी। माइनर होना चाहिए बच्चा, बस मैरिड हो अनमैरिड हो फर्क नहीं पड़ता है। चलो मैं क्या कह रहा हूं, माइनर है कोई बच्चे की इनकम विदाउट पर्सनल एक्सर्शन। पर्सनल एक्सर्शन में स्किल, हार्ड वर्क, लेबर। बच्चे ने जो इनकम कमाई, पैसा कहां से कमाया मुझे इससे मतलब नहीं है, इससे भी मतलब नहीं है बच्चे की खुद की इनकम पे इनकम आई है, उससे भी नहीं मतलब। मैं तो कह रहा हूं बच्चे की खुद की प्रॉपर्टी है, मुझे उससे भी मतलब नहीं। मुझे मतलब है बच्चा है क्या वो 18 साल से कम का है ना? अगर है तो क्या उसने मेहनत की, स्किल किया, डांस किया, एक्टिंग किया? पर्सनल एक्सकर्शन का मतलब ही क्या होता है? पर्सनल स्किल एंड केयर। क्या उससे कमाया? कमा सकते हैं बच्चे ये वाली कमाइयां? कैसे बच्चे कमा सकते हैं? मेहनत से, हाँ, एक्टिंग करके पेरेंट्स से ज़्यादा कमा जाते हैं। एक्टिंग नहीं करते बच्चे, डांस। स्लम डॉग मिलेनियर, मासूम फिल्म आई थी, एक सीरियल आता था बालिका वधू, तो वो बच्ची को दिखा रखा था। तो वो इस तरह से जो इनकम एक्टिंग उक्टिंग करके आती तो मेहनत करके आ रही है। और कोई आज के टाइम में जमाना बहुत तेजी से चल रहा है, बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए कुछ नहीं कह सकते, और वो कमाने लगे, तो वो भी क्या बच्चे की खुद की इनकम। रैपर बन गया, रैप करता है, गाने गाता है बच्चा, और एक्टिंग करता है, कमा रहा है, तो भी कौन टैक्स देगा? बच्चा, है ना? कई बार मूवीज में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, अच्छे वैसे लेते हैं वो, तो वो इनकम बच्चे की है, उस पर कोई क्लबिंग नहीं लगेगी। यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सैलरी। और दूर क्यों जाते हैं? बर्तन साफ सूफ करता है बेचारा, किसी की दुकान पे गरीब बच्चा है, बर्तन साफ करता है। वैसे तो आपको जी लेबर लो, छोड़ो वो सारी बात नहीं, बड़ा हिंदुस्तान में बुरा हाल है। बहुत टाइम पहले की बात है, यहाँ लोकल यूनिवर्सिटी के अंदर एक लेक्चर चल रहा था, तो वो ना एक वाइवा लेते हैं, पीएचडी एस्पिरेंट्स जो हैं, जो पीएचडी करना चाहते हैं, उनका वाइवा लेते हैं। भी ऐसे ही कोई पीएचडी करने ना आए, उसके माइंड में क्रिएटिविटी हो, नहीं तो वो नकल नुकल करके थीसिस देगा। स्टडी करनी है, रिसर्च करने के लिए कोई क्रिएटिव माइंड हो, तो वो वाइवा लेते हैं। और वाइवा लेते हैं तो वो क्या है, पूरा प्रोग्राम होता है, डाइस पे बुलाते हैं सामने वाले को, स्टूडेंट जो बनना चाहते हैं, उसमें सीटें सेलेक्टेड होती हैं। तो ऐसे कोई लेक्चर चल रहा था, तो ऐसे ही मैं भी वहाँ बैठा था, मुझे भी वहाँ के कोई लेक्चरर हैं, उन्होंने इनवाइट किया हुआ था कि हमारे फंक्शन है, तो और लोग भी बैठे थे। तो एक वहाँ पे लेक्चर चल रहा था, कोई जज भी बुलाए हुए थे और भी एडमिनिस्ट्रेशन वाले बंदे। तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन, एसडीएम थे या कोई जज साहब थे, वो चाइल्ड लेबर पे लेक्चर दे रहे थे। बच्चों से चाइल्ड लेबर करवाना जुर्म, एक्शन होगा। अगर बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं दोगे तो बच्चों का बचपन रुल जाएगा, उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। गलती बच्चे की नहीं, बच्चा ना समझ आए, उसे क्या पता, वो तो ना पढ़ के खुश है, स्कूल ना जाके खुश है। ऐसे ही है, बच्चे कोरोना में बड़े परेशान हुए, कोरोना के बाद कहता अच्छा जाना पड़ेगा अब तक तो घर में ही थे, उनको बेचारों को थोड़ी समझ है फ़ायदे नुकसान की। उनको तो यही है भी घर बैठे आराम से, सोते हैं आराम से, एसी में बैठते हैं, और वहाँ जाएंगे पढ़ना पड़ेगा, मैडम डांटेगी।
तो वही बात, वो लेक्चर दे रहे थे भाई कसूरवार हम, मैं बच्चा तो ना समझ अगर उससे काम करवाते हैं, और उसके गरीब पेरेंट्स से भी ज़्यादा गलती आपके जो काम करवा रहे हैं। उसके पेरेंट्स तो भूखे मरते हैं, वो बच्चे को लगा देते हैं नौकरी। ये बात ही चल रही थी, इतने में चाय वाला लड़का चाय लेके आ गया, वो छोटा बच्चा था। सारे हंस के पागल हो गए कि अब ना पियो चाय। ये बच्चा, और जो लेक्चर दे रहा था वो भी इधर उधर देखे, भाई ये क्या, भाई अब मैं क्या कहूँ, कि होता तो रियलिटी तो देखो यही है, लेक्चर देने आसान है लेकिन रियल में अब रोको आप, उससे करो, उससे लड़ाई दुकान वाले से बच्चे को क्या लगाया, उसके पेरेंट्स आ जाएंगे, दाना पानी आप दे दो, भूखा मरता है ये सच्चाई है। हालांकि लेबर लॉ पे एक्शन है, 14 साल से छोटे से काम करवाना, पर कुछ नहीं होता। यहाँ एक बंदे की दुकान पे रेड पड़ गई, ये लेबर लॉ वाले रेड कर देते हैं, देखते फिरते हैं, बच्चे काम तो नहीं कर रहे, दुकान पे आए, बच्चों को 2-4 बच्चे तो भाग गए, वो उनको सिखाया होता है भैया ऐसे करके, ऑफिसर आए ना चेकिंग चुकिंग वाले, उम्र पूछे इधर उधर हो जाया करो, कहीं तुम हमें फंसा दो। एक आधे बच्चे को पकड़ लिया उन्होंने, वो कहते हैं हाँ बेटा तेरी उम्र कितनी है, कहता 15 साल, क्या झूठ बोलता है, कहता 15 कौन, मतलब उससे सिखाया हुआ तो होगा 11-12 का। फिर वो इस तरह कहते हैं किसकी दुकान है, काम करता है, तनख्वाह लेते ना, कहते नहीं मामा लगते मेरे, गाँव से आया हूँ, सिखाया हुआ है, अभी नौकरी पे नहीं रखा हुआ, अभी मैं तो शौक ही आया हूँ, यहाँ रहता हूँ। वो बंदे सिखाए होते हैं उन्होंने, बच्चे भी सिखाए होते हैं सारे, तो यानी ये एक चलता है। और इनका इतना ज़बरदस्त नेटवर्क होता है, मैंने देखा हुआ है, कॉफ़ी हाउस पे बैठते हैं हम, एक आधी दुकान पे कॉफ़ी पीते हैं ना, तो एक बार दीवार उसकी हलचल मच गई, एक दूसरे को फ़ोन कर रहे हैं, क्यों, वो एक जगह चेकिंग टीम आ गई तो एक बंदे की दुकान पे पहुंची, इनका आपस में नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होता है, आगे आगे फ़ोन मार देते हैं, भैया वो बच्चे इधर उधर कर दो, चेकिंग वाली टीम आ गई है। वो आगे बाजार में जंगल में आग की तरह खबर फैल जाती है, बच्चे भाग जाते हैं इधर उधर, उनको 10-10, 20-20 रुपये पकड़ा देते हैं, कहता खाते पीते रहो अपना, इधर उधर बैठो, आ जाना 2 घंटे बाद। वो बच्चे भी कहता आश होगी, कहता ये लेबर लॉ वाले रोज ही आ जाए हमारे तो। पकड़े नहीं जाते ना, ये नेटवर्क कितना ज़बरदस्त होता है, आगे आगे खबर फैल जाती है। और फिर चलो वो आ भी गए, उनकी भी क्या गारंटी है, वो भी ले दे के छोड़ दें, फिर उसकी भी क्या गारंटी है, तो ये बड़ी दिक्कत है। चलो रुक नहीं रहा, हो रहा है, चाइल्ड लेबर बहुत हो रही है। सैलरी कमाता है, कहीं एक्टिंग करता है, कहीं डांस करता है, कहीं और क्या, एक्टिंग है, डांसिंग है, सैलरी है। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो कमा रहा है, नो क्लबिंग, नो क्लबिंग, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ माइनर। माइनर खुश है क्योंकि उसके मम्मी पापा खुश हैं, क्लबिंग ना होने से। टैक्स बच्चे पे लगेगा, रिटर्न पे साइन गार्डियन के तौर पे कौन कर देंगे, पेरेंट्स, पर बच्चे को अलग से 2.5 लाख रुपए क्या होएगा, माफ। बच्चा खुश है अपने मम्मी पापा को देख देख के, वो खुश है, क्यों, क्योंकि मम्मी पापा की इनकम पहले 5-6 लाख है, बच्चे की इनकम जा जुड़ती तो मम्मी पापा को खुद की और बच्चे की मिला के 2.5 लाख एक माफ होता। बच्चे पे टैक्स लगेगा तो बच्चे को 2.5 लाख माफ, अगले 2.5 लाख पे 5%, 87A की रिबेट ले उड़ेगी, 12,500। यानी बच्चे पे टैक्स लगने में इनकम टैक्स को नुकसान है, और किस पे फायदा है, मम्मी पापा को। क्लबिंग ना हो, बोले आम आदमी तो सोचता हो बेचारे बच्चे पे टैक्स लगाएंगे, बड़े जालिम है, बच्चे पे टैक्स लगाएंगे, और बच्चा कहता लगाओ मेरे पे, मम्मी पापा कहते लगाओ इस पे, फायदा है, फायदा है ना क्लबिंग ना होने पे। और कहता है जी एक तो इस केस में क्लबिंग नहीं होती, दूसरी इनकम क्या है, ये तो है विद कर देता हूं, विद पर्सनल एक्सर्शन, स्किल, हार्डवर्क, लेबर करके कमाता है। जैसे इसमें सैलरी फ्रॉम पार्टनरशिप एज अ वर्किंग पार्टनर, माइनर फर्म में वर्किंग पार्टनर बन गया, वहां से सैलरी ले रहा है, फर्म बिना वर्किंग वाले को दे भी नहीं सकती सैलरी, वो ले रहा है, वो भी मेहनत से ले रहा है, बच्चा टैक्स देगा। लेकिन मैं कह रहा हूं विदाउट क्या, विदाउट स्किल एंड केयर, विदाउट हार्ड वर्क, अगर कोई बच्चा पैसे कमा रहा है तो इस पे क्या होगी, क्लबिंग। क्लबिंग रिक्वायर्ड विद द ईदर ऑफ पेरेंट्स, ईदर ऑफ पेरेंट्स, मम्मी पापा की जिसकी इनकम ज़्यादा है उसमें जोड़ो इनकम टैक्स, कहता हमारा फ़ायदा उसमें है। मम्मी कुमारी है 13-14 लाख रुपए, अच्छी जॉब करती है, फादर साहब अभी 6-7 लाख के पैकेज पे हैं, तो मम्मी में जोड़ दो, फ़ायदा इनकम टैक्स को उसमें है। और फादर की इनकम ज़्यादा है, मदर की कम है, तो फादर में जोड़ दो। पहले उन दोनों की इनकम निकाल लो बच्चे से पहले, मम्मी पापा की, जिसकी इनकम ग्रेटर है बच्चे की उसमें जोड़ दो। बट मम्मी पापा की मैरिज सब्सिडी नहीं करती, होता ना, डिवोर्स हो गया है तो
तो हु मेंटेन्स द चाइल्ड, कौन मेंटेन कर रहा है? मम्मी के साथ रहता है, तो किस में जोड़ दो? मदर में। लेकिन अगर वो पापा के साथ रहता है, ऐसा होता है, झगड़ा होता है, जब ऐसे डिवोर्स होते हैं ना, बच्चों की ज़िंदगी बेचारों की ख़राब होती है, वो किन के साथ जाएगा? तो कई बार क्या होता है, 99% तो चांस होते हैं मदर के साथ जाएगा वो, अगर मदर चाहे, क्योंकि बच्चे को मदर ही पाल सकती है ना, फादर तो पैसे ही दे सकते हैं पर केयर नहीं कर सकते। तो कोर्ट मदर को ही कस्टडी देती है बच्चे की। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो कोर्ट को लगता है, मदर को भी लगता है कि मैं इसको नहीं पाल पाऊंगी, ना संभाल पाऊंगी, उसके पेरेंट्स नहीं चाहते बच्चा, या उनको लगता है कि इसकी दोबारा शादी कर देंगे लड़की की, तो इसके बच्चे को आगे वाली फैमिली संभाले ना संभाले। वो खुद ही कई बार ये कहते हैं कि भी कस्टडी जेंट्स को दे दो, तो कई बार ऐसा है जेंट्स को मिल जाती है। 99% लेडी चाहे तो उसी को कस्टडी मिलती है। तो बच्चा किन के साथ रहता है? पापा के साथ रहता है, जो उसका दाना पानी चलाते हैं, तो किस में जुड़ेगी? पापा में। और मम्मी के साथ रहता है तो किस में जुड़ेगी? उसकी मदर में। दोनों की मैरिज बढ़िया चल रही है, मैरिज सब्सिस्टिंग है, तो किस में जुड़ेगी? हु हैव ग्रेटर इनकम। जिस पेरेंट में एक बार जुड़ गई, हर साल उसी में जुड़ेगी। एक पहले साल, जब पहले साल बच्चे को बिना मेहनत की इनकम आई, वो पापा में जुड़ गई, अगले साल खुद से इनकम टैक्स पापा में जोड़ेगा, पापा में जोड़ेगा, पापा में जोड़ेगा हमेशा, जब तक कि कुछ अलग प्रूव ना हो जाए। इस बार पापा ने इनकम टैक्स को बताया है कि सर इस बार वाइफ की इनकम क्या है, मेरे इनकम को एक्सीड कर गई है, इसलिए प्लीज इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज टू बी एडेड इन द इनकम ऑफ माई वाइफ। तो इनकम टैक्स को प्रूव करोगे तो जाके वो वाइफ में जोड़ेगा, नहीं तो एक बार जिसमें पहली बार जोड़ देगा, ईयर आफ्टर ईयर उसी में जोड़ा जाएगा। क्योंकि लॉ मानता है जिसकी इनकम ज़्यादा है, कल को कमाई बढ़ेगी, दोनों की लगभग उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगी, जो आज आगे कल भी आगे रहेगा, ये मानते हुए। पर ये जरूरी तो नहीं होता। खैर, तो अगर बदल गया ये सीन, तो बताओ इनकम टैक्स को दूसरे में जोड़ देगा। क्लियर? वैसे है कौन सी बिना मेहनत वाली इनकम? बिना मेहनत वाली कौन सी इनकम होती है? एग्जाम्पल, इंटरेस्ट, लॉटरी, रेंट, कैपिटल गेन। नौकरी छोड़ दो, अदर सोर्सेज, हाउस प्रॉपर्टी भी आ जाएगी, कैपिटल गेन भी आ जाएगा। बिजनेस क्या? बिजनेस तो बस पैसा नाम है बच्चे का, बिजनेस इनकम भी इधर आ जाएगी। हाँ, लेकिन अगर कोई बिजनेस ऐसा है जिसमें फिजिकल लेबर होती है, कोई काम करके देना पड़ता है, ऐसा बिजनेस है, ड्राई क्लीन का काम करता है बच्चा, मेहनत करता है ड्राई क्लीन के काम में, तो क्लबिंग नहीं होगी। अगर बच्चे का नाम ही है बिजनेस में, बच्चे के नाम पे है बिजनेस, तो क्लबिंग होगी। क्लियर? ये सब कमाइयाँ बिना मेहनत की हैं, इनकी क्लबिंग होगी। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, क्लब होगी ठीक है, एक्सेप्शन, माइनर इज हैंडीकैप्ड। माइनर अगर हैंडीकैप्ड है, नो क्लबिंग, टैक्सेबल फॉर माइनर। ये वाली ऊपर वाली इनकम माइनर पे टैक्स लगेगा, फायदा ना, उसको 2.5 लाख माफ होगा, पेरेंट्स में नहीं जुड़ेगी। बच्चा इंटरेस्ट कमा रहा है, रेंट कमा रहा है, लॉटरी कमा रहा है, अदर सोर्स से कैपिटल गेन कमा रहा है, बिना मेरिट की कमाई है, क्लब होनी चाहिए, नहीं होगी, एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? माइनर क्या है? हैंडीकैप्ड। या माइनर क्या है? मेहनत से कमाता है, वो वाली कमाइयाँ हैं। ये तो मेहनत से कमाई नहीं जाती, ये तो बिना मेहनत की कमाई हैं। क्लियर? या बोथ द पेरेंट्स ऑफ माइनर हैज एक्सपायर्ड, पेरेंट्स ही मर चुके हैं, तो किस में क्लब होगी? बच्चा खुद टैक्स देगा, 2.5 लाख माफ, अगले 2.5 लाख पे 5, और साइन कोई अंकल या कोई गार्डियन कर देगा। बच्चे के पेरेंट्स ही नहीं है, किस में जोड़ोगे? या ऐसा कर लो, एक केस है आगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, फिर भी है, बच्चे के दोनों पेरेंट्स NRI हैं, नॉन रेजिडेंट, फॉरेन में बसे हुए हैं, उनकी कोई इनकम ही नहीं इंडिया में, बच्चा इंडिया में है माइनर, बिना मेहनत की कमाई। मम्मी पापा में मत जोड़ो, वो तो इंडिया में है ही नहीं, ना कमाते, उनमें जोड़ोगे तो टैक्स बिल्कुल ही बच जाएगा। तो इनकम टैक्स कहता है जी इस पे टैक्स बच्चा ही देगा, चांस कम है ना, मम्मी पापा फॉरेन में, बच्चा इंडिया में। कई बार ऐसा होता है, बहुत बार होता है ऐसा। किस लिए होता है? वीज़ा नहीं लगता बच्चे का, बड़े पंगे हैं। मतलब या तो मम्मी पापा वहाँ इस्टेब्लिश है, PR पे हैं, तो बच्चा तो वहीं पैदा हुआ है, फिर तो कौन रोकेगा, फिर तो वो परमानेंट वहाँ का रेजिडेंट है। लेकिन पेरेंट्स को गए कई साल हो गए, वो PR लग गई उनकी, फिर बच्चे की भी लग जाती है। चाहे बच्चा जब वो इंडिया आए हुए थे तब पैदा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत है मम्मी पापा भी स्ट्रगलिंग फेस में है,
अभी वो उनको वर्क परमिट ही मिला है या अभी स्टडी कर रहे हैं वहाँ, अभी वहाँ की रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं बना है उनका, कोई बनेगा 5-4 साल बाद। ऐसे में वो कहे यार तुम अपने खुद तो फाइनल नहीं हो, बच्चे पहले ही फाइनल कर दोगे अपने, पहले आया करो, काम करो देश के लिए हमारे, फिर बच्चों को लाओ यहाँ, सबको यहाँ ला के भिड़ कर दोगे, ऐसे अलाउड नहीं है, नहीं अलाउड होता। वो छोड़ के जा, सुना होगा आपने, बच्चे यहाँ छोड़ के जाते हैं लोग, हस्बैंड वाइफ दोनों चले जाते हैं, हमारे परिवार में गए हुए कई, क्या करें, वो अलाउड नहीं करते, फिर वो अपने दादा दादी के पास ऐसे ही रहते हैं बेचारे, साल 2 साल में वो उनको वहाँ वर्क परमिट मिल जाता है, फिर बुला लेते हैं इस तरह। तो ये सिस्टम होता है कुछ। मैं कह रहा हूँ बच्चा बिना मेहनत से कमा रहा है, वो इधर रहता है और मदर फादर जो हैं उनके जो वो फॉरेनर है, तो क्लबिंग नहीं होगी। क्लियर? क्लबिंग नहीं होगी। बड़ा कुछ करते हैं। एक बंदा है कहता जी मदर ने, कहे मदर नहीं है मेरी मामी है। मैंने कहा ये, कहता जी फ़ौरन जाना था तो इनको भी वहाँ का रेजिडेंशियल स्टेटस देना था, तो हमने कागजों में सेटिंग की, अभी ये मामी मेरी मदर दिखा के हमने वहाँ PR ले ली। अब कुछ डॉक्यूमेंटेशन थे वो इंडिया में, तो वो उनके रिकॉर्ड में नहीं थे, इंडिया में तो वो मदर नहीं है, वहाँ कागजों में पता नहीं चल गया कैसे किस कंट्री की बात थी। मैंने कहा जी इंडिया में कोई इलाज नहीं है इसका। वो चाहते थे भी इसकी कोई रिपोर्ट बन जाए, कोई CA कर सकता हो, कोई रिपोर्ट बना दे ऐसे। मैंने कहा नहीं ये फ्रॉड है, इंडिया के हिसाब से तो वो आपकी मदर नहीं है ना, रिकॉर्ड में नाम किसी और का है। वो यहाँ वो मामी के साथ रहता होगा, जैसे मामा मामी के साथ बच्चे रह जाते हैं, तो वही रिकॉर्ड में मदर मैट्रिक में नाम कोई और है। लेकिन पता नहीं पहले क्या शुरू में फ़ौरन जाते थे उतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, अब बहुत स्ट्रिक्टनेस है। अब तो एक भी पॉइंट में कहीं वो रिपोर्ट लगती है, वीज़ा रिपोर्ट, कोई भी थोड़ा भी मिसमैच हो गया रिजेक्ट कर देते हैं एप्लीकेशन। ऐसा करके चलता है सिस्टम। चलो हो जाएगा ये बच्चे वाला। एक चलो बताओ, एक केस बताना। 20-21 की बात है, बच्चे ने एक्टिंग करके 5 लाख कमाया। 20-21 में 5 लाख, 20-21 में बच्चे ने एक्टिंग से, 20-21 में मास्टर ओंकार ने बाय एक्टिंग 5 लाख कमाया और उसने इसकी FD करवा दी, डिपॉजिट इट एज FD एट द रेट 10%। 21-22 में इस FD पे इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट ऑन FD अक्रूड 50,000। पहले तो बोलो इसकी क्लबिंग होगी क्योंकि एक्टिंग करके कमाया, नो क्लबिंग। इसकी क्लबिंग होगी, वो एक्टिंग करके जो कमाया था उसको बैंक में FD करवा दी, उसकी क्लबिंग होगी, बिल्कुल क्लबिंग होगी। टू बी क्लब्ड विद ईदर पेरेंट्स। मैंने आपको क्या कहा, जो मेहनत से कमाए उस पे क्लब नहीं होता। ये मेहनत से कमाए 50, ये बात अलग है, मेहनत वालों पे है, पर ये 50 कमाने के लिए तो मेहनत नहीं की ना। बात ये नहीं अपने पैसे हैं कि नहीं, मत देखो। तो माइनर में लगता नहीं, वो पीछे वही तो मैं पढ़ रहा था, माइनर के केस में नहीं लगता इनकम पे इनकम वाला, वो वाइफ के केस में लगता है, सन्स वाइफ में लगता है। माइनर में तो ये देखो इनकम इनकम का कोई चक्कर नहीं, बिना मेहनत की है क्या। क्लियर? बिना मेहनत की है तो क्लबिंग होगी। दादाजी, बच्चे के दादाजी बच्चे के नाम घर करके, सुना, बच्चे के दादाजी बच्चे के नाम घर लगवा के, बच्चे को रेंट आ रहा है उस घर पे, तो रेंट मम्मी पापा में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा। अब ये ना कहना उसके दादाजी देखे थे वो तो प्रॉपर्टी बच्चे की होगी, हम कौन सा कह रहे हैं बच्चे की नहीं हुई, बच्चे की खुद की प्रॉपर्टी होगी, एक्टिंग वाले पैसे भी बच्चे के, पर उससे फर्दर जो इनकम आई वो बिना मेहनत की नहीं, ये देखना है, बिना हार्डवर्क के है, तो उस पर क्लबिंग होगी। इस पर बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ में बहस होती है इस पॉइंट पे, ये एक्टिंग वाले पे, लेकिन ये 100% सही है, बड़े केस हैं इस पे, ये क्लबिंग होगी। चलो बताना है केस। चलो इसको पढ़ने से पहले एक बात और, 10-32 एक सेक्शन है, पर बच्चे के 10-32 सेक्शन 1500 रुपये पर चाइल्ड मैक्सिमम एग्जम्प्ट कर देता है, मैक्सिमम 15 पर चाइल्ड एग्जम्प्ट टू पेरेंट्स आउट ऑफ क्लब्ड इनकम। बच्चे की इनकम पेरेंट्स में बिना मेहनत की 10,000 जुड़ी, जिस फादर या मदर में जुड़ी उनको 1500 माफ। बच्चे की जुड़ी 1200 रुपये फादर साहब में बिना मेहनत के, तो कितना माफ होगा? 1200। जुड़ी 2700 तो कितना माफ होगा? 1500। 115 BAC ऑप्ट कर लोगे तो ये नहीं मिलेगी,
ये 1500 रुपये डिडक्शन है। मान लो एक बच्चे की इनकम, 2 बच्चों की इनकम राम में जुड़ी, सुना, बिना मेहनत वाली राम में 2 बच्चों की इनकम जुड़ी 60,000, तो 1501 दोनों की 30 जुड़ी, माफ तो साल का 1500 ही होगा 3, तो पापा की इनकम में कितना टैक्स हुआ? 57,000। ठीक है, 3,000 माफ, सही है। लेकिन एक केस बताना, राम कुमार ने अपने 16 साल के लड़के को, राम कुमार ने 16 साल के लड़के को फ्री में घर दे दिया, तो डीम्ड ओनर कौन है? राम कुमार, उसका मालिक ही राम कुमार, उसके किराए की इनकम किसकी मानी जाएगी? राम कुमार। उस घर से किराया आता है 50,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन काट के मान लो 35,000 इनकम आती है, तो पापा में 35, पापा पे ही टैक्स लगेगा। क्या 35,000 में से 1,500 रुपये पर चाइल्ड वाला माफ होगा? क्यों? क्लबिंग 64(1)A में हो ही नहीं रही, 64(1)A नहीं लग रहा अब उस पर। वो घर फ्री में दिया माइनर बच्चे को, घर ही किसका माना जाएगा? वो डीम्ड ओनर कौन है? पापा। जब मालिक ही पापा है तो टैक्स पापा ने देना, क्लबिंग कैसे? समझ गए? मैरिड हो लड़का, अनमैरिड। अब आओ, अब बताना, माइनर बच्ची है, माइनर बच्ची, पर वो मैरिड है, 17 ईयर लड़की है, रीटा नाम रख लो चलो उसका, उसकी शादी कर दी बचपन में ही, 17 साल की एज में पेरेंट्स ने। उस लड़की के को घर दिया पापा ने शादी के 6 महीने बाद, प्रॉपर्टी लगवा दी 40 लाख रुपए की, अपनी मैरिड डॉटर जो 17.5 साल की मैरिड गुड़िया है उसके नाम क्या है, प्रॉपर्टी लगा दी 40 लाख वाली। उस लड़की को उससे रेंट आता है मान लो 3 लाख रुपए, स्टैंडर्ड डिडक्शन काट के मान लो 2,10,000 रुपये। इस 2,10 पे पहले तो बताओ डीम्ड ओनर कौन है? पापा है या वो लड़की है? लड़की, क्योंकि मैरिड माइनर डॉटर हो तब भी वो डीम्ड ओनर वो पापा नहीं माने जाएंगे, वो लड़की क्या मानी जाएगी? उसकी ओनर। अब आ जाओ क्लबिंग पे। क्लबिंग क्या कहता है? बच्चे की बिना मेहनत की कमाई, बच्चा मैरिड हो अनमैरिड हो फर्क नहीं पड़ता, बच्चा मैरिड अनमैरिड डजंट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता। वही मैं आपसे पूछ रहा हूं, दोनों में अलग अलग बात है, जबरदस्त फर्क है दोनों में। अब मैं कह रहा हूं पापा ने घर दिया मैरिड डॉटर को, वो डॉटर ही ओनर मानी जाएगी, सही है, पर वो डॉटर कौन है? माइनर, 17.5 साल की, इनकम आई 2,10, क्या पापा में क्लब होगी कि नहीं होगी? ये बताओ। होगी, 64(1)A क्लब करेगा। 64(1)A कहता है मैरिड अनमैरिड कोई फर्क नहीं पड़ता, पेरेंट्स माइनर बच्चे को प्रॉपर्टी बच्चे के पास प्रॉपर्टी है, पेरेंट्स देने की बात ही नहीं, बच्चे के पास प्रॉपर्टी है, दादा से आई, अंकल से आई, कहीं से आई, एक्टिंग करके कमाई, प्रॉपर्टी की इनकम पेरेंट्स में क्लब होगी तो वो गुड़िया की खुद की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, पर वो रेंट मेहनत का नहीं, इसलिए पापा में क्लब होगा या मम्मी में होगा, जिसकी इनकम ज़्यादा है उसमें होगा, और जिसमें होगा उसे 1,500 रुपये माफ भी होंगे, क्योंकि 64(1)A कहता है बच्चे की इनकम जिस पेरेंट्स में जुड़ेगी उसे 1,500 माफ होगा। कितना फर्क पड़ गया? फर्क पड़ गया ना। अब देखो ये 17.5 साल की लड़की माइनर है, अनमैरिड है, अब बोलो माइनर है अनमैरिड, पापा ने अपनी 16 ईयर ओल्ड लड़की को घर दे दिया, अनमैरिड है वो, और उस लड़की को 2,10 की इनकम आ रही है काट पीट के सारा, क्यों? कौन देगा 2,10 पे टैक्स? क्लबिंग की जरूरत ही नहीं, कोई क्लबिंग नहीं, क्योंकि डीम्ड ओनर का रूल क्या कहता है? मालिक की कौन है? पापा, माइनर बच्चे को दिया है, पापा ओनर है, तो उस 2,10 की इनकम ही किसकी है? पापा की। क्या पापा को 1,500 रुपये पर चाइल्ड माफ होगा? नहीं, वो इनकम ही पापा की है, क्लबिंग 64(1)A में हो ही नहीं रही। समझ गए ना? हाँ, बच्चा एक्टिंग करके पिछले साल कमाता 50 लाख, इस साल 50 लाख रुपए पे उसे हाउस प्रॉपर्टी की और इंटरेस्ट की इनकम आ गई मान लो 5 लाख, उस पर क्लबिंग होगी, मेहनत की कमाई नहीं है। क्या पेरेंट्स को 10-32 में 1,500 माफ होगा? हाँ क्या? हाँ कर दें, 56-10 में बच जाएंगे, पापा ही उसके मालिक बन जाएंगे, फिर उस पर जो इनकम पापा को आएगी पापा टैक्स देंगे। उनको समझाना पड़ेगा लेकिन आपको, भाई बच्चे के नाम रही तो बच्चे की नाम बिना मेहनत की इनकम क्या है? क्लब होगी पापा में, इससे अच्छा वो बच्चे से गिफ्ट किसको करवा दो? पेरेंट्स को।
56 to 10 लगना नहीं, मालिक पेरेंट्स बन ही जाएंगे, बच्चे के पास कोई इनकम ही नहीं रहेगी, क्लबिंग का कोई सवाल नहीं रहेगा। पर फ़ायदा क्या, उस इनकम पे फादर दे देंगे टैक्स। जब वो प्रॉपर्टी फादर की होगी उससे इंटरेस्ट आएगा तो क्या है, फादर देंगे। बच्चे पे रहने दो 1500 तो माफ़ होंगे, बच्चे की रहेगी तो 1500 तो माफ़ होंगे। क्लबिंग मेजर तक, कई बार बच्चा इसमें लिखा मिलेगा साल के बीच में मेजर बन गया, 6 महीने माइनर था, फिर क्या बन गया, मेजर। 1 अक्टूबर को बर्थडे सेलिब्रेट करता है वो, चांस की बात है मेरा बर्थडे भी 1 अक्टूबर को है, तो 6 महीने इधर साल के बिल्कुल बीचों बीच 6 महीने उधर, 6 महीने मेजर और 6 महीने माइनर। माइनॉरिटी के 6 महीने की इनकम मम्मी पापा में जुड़ेगी जिसकी इनकम ज़्यादा है, और जब वो मेजर बन गया कोई क्लबिंग नहीं, बिना मेहनत का कोई फ़र्क नहीं है। फिर बच्चा मेजर बन गया है, कोई क्लबिंग नहीं, जो भी कमाइयाँ बच्चे की खुद की होंगी। यानी मेजर बेटे को पेरेंट्स दे दें कोई भी प्रॉपर्टी तो उस पर टैक्स तब भी कौन देगा, बच्चा देगा, मेजर बच्चा। मेरी मदर मेरे को 5 लाख की एफडी दे दे तो उस पर टैक्स मैं ही दूंगा, कोई झंझट ही नहीं। फिर तो मेरी वाइफ को दे दें दिक्कत है, 6416 पकड़ लेगा, सन वाइफ का केस हो गया ना तो 6416 पकड़ लेगा। देखो काफ़ी उलझा हुआ मामला है, कॉम्प्लिकेटेड है, रूल के हिसाब से समझना पड़ेगा, नहीं तो ये कहानी मिक्स हो जाती है। ये जो टॉपिक है ना ये वाला, शहर के एक बड़े फेमस सीए और एक इनकम टैक्स आईटी इनकम टैक्स ऑफिसर के अलग अलग ओपिनियन थे इस पर। एक सीए हैं, मैं भी पढ़ा हुआ हूँ, सीए अशोक सिंगल सिरसा में, उनका कहना था कि क्लबिंग होगी। इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, एक फ्रेंड है सीए मोहित भारती, उनके फादर साहब इनकम टैक्स ऑफिसर थे आईटीओ, उनका कहना था क्लबिंग होगी हड़ताल में। मैं आऊँगा तो टैक्स किस पे लगाऊंगा, मतलब वो कहते नहीं होगी, ऑफिसर कह रहा नहीं होगी, सीए साहब कह रहे होगी, तो सही क्या है, होगी। क्यों, क्योंकि ये तो बिना मेहनत के है ना, चाहे वो एक्टिंग की इनकम पे आए हैं, ये तो मैटर ही नहीं, बच्चे के पैसे हैं, दादा देंगे बच्चे को, बच्चे की हो गए वो पैसे, तो बच्चे के हो गए। माइनर डॉटर के हो गए, घर दे दिया फादर ने मैरिड माइनर डॉटर को, डॉटर का हो गया, लेकिन वो है तो माइनर ना, क्लबिंग होगी। क्लियर, इस चीज को बहुत कम बुक्स में इतना माइन्यूटली बताया गया है, ये मैरिड डॉटर वाली कहानी। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज है, पर मैंने जो आपको बताया 100% सही रूल बताया है, ठीक है, ये रियलिटी है इस रूल की। नहीं तो लोग बस यही छोड़ देते हैं कि माइनर डॉटर है तो डीम्ड ऑनर वही होगी, कोई क्लबिंग नहीं। क्लबिंग 64 1A में तो होगी, 1A में तो होगी, माइनर है उसकी इनकम। चलो क्लियर है बात। तो अगर बीच में मेजर बन गया तो ब्रेकअप कर लो, माइनॉरिटी वाली क्लब हो जाएगी, बिना मेजर वाली वो क्लब नहीं होगी। ठीक, बच्चे में स्टेप बच्चा भी आता है, गोद लिया हुआ बच्चा भी बच्चा है, वो क्या हो गया, एक ही बात है वो तो, ठीक है, एक में जुड़ गया हमेशा जुड़ेगी। बच्चा डिसेबल है, क्लबिंग नहीं होगी, मेहनत से कमाता है, क्लबिंग नहीं होगी। 10-32 में 1500 रुपये पर चाइल्ड माफ है, और बच्चों की कोई लिमिट नहीं। 4 बच्चे हैं राम के 4 बच्चे हैं, चारों माइनर, चारों क्या है, बिना मेहनत से कमा रहे हैं, तो चारों की इनकम राम में जुड़ जाएगी, जिसकी इनकम ज़्यादा है पेरेंट्स की राम में। 4 बच्चों का मैक्सिमम 1500 माफ़ है, हाँ, लेकिन देख लेना चारों में से किसी की 1500 से कम हो तो कम जुड़ेगा, कम माफ। एक बच्चे की इनकम ही 1200 है तो राम में 1200 जुड़ेगी, तो माफ़ी उस बच्चे का कितना होगा, 1200, मैक्सिमम 1500, बच्चों की कोई लिमिट नहीं। और 115 BAC ऑप्ट कर लिया तो 1500 रुपये पर चाइल्ड वाला रूल नहीं लगेगा। सही है, बोलो। नोट दे दिए, पेरेंट्स डेड है तो बच्चा टैक्स देगा, ठीक है, ये है। और मेजर बन गया तो ब्रेकअप कर लेंगे। स्किल से कमा रहा है, ये वाला पॉइंट, ये एफडी वाला, एक्टिंग के बाद एफडी, थर्ड पॉइंट है पेज पे, नीचे 9.8 पेज में। बच्चे ने एक्टिंग से कमाया, टैक्स बच्चा देगा। अगले साल उस एफडी पे वो बैंक में रख दिया या शेयर मार्केट में लगा दिया, उससे जो डिविडेंड आएगा, इंटरेस्ट आएगा, वो बिना मेहनत का है, उसकी क्या होगी, क्लबिंग। तो बिना मेहनत की इनकम कौन सी होती है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सब, कैपिटल गेन, लॉटरी, ये सब। माइनर डॉटर वाला पॉइंट 9.9 पेज पे है। माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर किया विदाउट कंसीडरेशन तो ट्रांसफर सेक्शन 27 में ही ओनर माना जाएगा, तो पेरेंट्स ही टैक्स देंगे, कोई 10-32 की डिडक्शन नहीं। लेकिन माइनर बिटिया है, उसको मैरिड है, उसको दिया तो ओनर वो लड़की है, पर 64(1) ने कहता है क्योंकि वो लड़की माइनर है, मम्मी पापा में उसकी इनकम जुड़ेगी। अब आपको जी पुलिस पकड़ लेगी, वो पुलिस का काम एक अलग इशू है, इनकम टैक्स एक अलग बात है।
ठीक है ना, ऐसा है। पढ़ लोगे क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेना, यहाँ तक कर लो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। वैसे ये ख़त्म की और ही है, बस क्वेश्चन ही करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में इसको ख़त्म।